हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिवीजन में हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे जो इस चैप्टर में आपको ध्यान रखना है। किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए टिप्स एंड ट्रिक्स को समझने के लिए, पूरे चैप्टर को अच्छे से रिकॉल करने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा वीडियो के एंड तक, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले सबसे पहले एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब कोई पार्टनरशिप फर्म चल रही है और उसमें एक नया पार्टनर उसको ज्वाइन करता है, तो उस नए पार्टनर के क्या राइट्स होंगे, उसको क्या मिलेगा। नए पार्टनर को आने पर उसको फर्म के जितने भी प्रॉफिट्स या लॉसेस जो भी होंगे फ्यूचर में, उसको शेयर करना पड़ेगा। फर्म की जो भी एसेट्स या लाइबिलिटीज हैं, उसमें उसका शेयर बनेगा। अब नए पार्टनर के आने पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करनी है, अकाउंटिंग क्या करनी है, कहाँ-कहाँ पर हमें एडजस्टमेंट करनी होगी। सबसे पहले नए पार्टनर के आने पर जो उसका प्रॉफिट शेयर होगा, उसको प्रॉफिट शेयर जो मिलेगा, उसका इम्पैक्ट ओल्ड पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर क्या पड़ेगा। नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बन जाएगी, और नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर्स में से किसने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया और किसने नहीं किया, या किसका बढ़ गया शेयर ऑफ प्रॉफिट। बिल्कुल हो सकता है नए पार्टनर के आने पर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह ओल्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट भी बढ़ सकता है, इंक्रीज हो सकता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आज तक का जो बिजनेस पार्टनर्स ने, ओल्ड पार्टनर्स ने कैरी ऑन किया, उसकी वजह से जो रेपुटेशन बन गई है बिजनेस की, उस गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी, नए पार्टनर से उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, उसको हम कैसे बुक्स में शो करेंगे। इसके बाद आज तक जो पार्टनर्स ने इतना काम किया, अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को उन्होंने जो मेंटेन किया, उसका स्टेटस चेक किया जाएगा। आज की डेट में हमारी एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, कोई बढ़ी है घटी है, वो सारा एसेट्स किया जाएगा। हमारे प्रॉफिट्स कितने हैं, अब तक हमने कितने रिजर्व्स और प्रॉफिट्स जोड़ चुके हैं, उनको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या आगे कैरी ऑन करेंगे। और लास्ट में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग पार्टनर्स की नई कैपिटल क्या होगी, वो आपको सब चेक करना है। तो ये सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो स्टार्टिंग होगी नए पार्टनर के आने पर नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, जो कि आपको कैलकुलेट करनी है। कैसे करोगे, और दो पार्टनर है ए और बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। नया पार्टनर सी उसको ज्वाइन करे 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, तो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको निकालनी। अब आप मान लो आपको जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, उसमें से आपने 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट किसको दे दिया, नए पार्टनर सी को। तो बचा कितना, 3/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट बचा, जो कि दो पार्टनर्स ए और बी को मिलेंगे। ए और बी को बचा हुआ प्रॉफिट मिलेगा। अब वो बचा हुआ प्रॉफिट इन दोनों पार्टनर्स में किस हिसाब से बांटा जाएगा, इन दोनों का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट रहेगा अब आगे चल करके, वो क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करोगे, किस रेशियो में कैलकुलेट करोगे, किस रेशियो में इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो समझो, ध्यान रखना, जब भी कोई नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दी हो ओल्ड पार्टनर्स के लिए, कि आगे चल करके रिमेनिंग प्रॉफिट किस तरह से इन दो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, नहीं दिया तो आप क्या लेके चलोगे, कि रिमेनिंग प्रॉफिट जो ओल्ड रेशियो है उसी के अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ए और बी की ओल्ड रेशियो थी 5:3, नए पार्टनर के आने पर उसका शेयर 1/4 निकल गया, तो 3/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट को ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 5:3 की रेशियो में। तो अब 3/4 का 5/8 पार्ट, 5/8 पार्ट ए को देते हो, तो उसका नया शेयर ऑफ प्रॉफिट बन जाएगा 15/32। बी का नया शेयर ऑफ प्रॉफिट बनेगा 3/4 का 3/8 पार्ट 9/32। तीनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रैक्शन में आ गया, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अलग है, तो हम एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकाल करके आपके पास नई रेशियो आ गई है 15:9:8। क्या आप एक नई टिप यहाँ पर साथ के साथ सीखना चाहते हो। आपको क्वेश्चंस में हर जगह पर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए कि कैलकुलेट करनी होगी, या 1 मार्क का क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। और हमें अकाउंट्स के पेपर में टाइम को सेव करना है, तो उसके लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको हर जगह कैलकुलेट नहीं करनी, क्वेश्चन में से पिक करना सीखो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी हो, जरूरत हो, तो कैसे निकालोगे, कैसे करोगे। तो समझो, ए और बी जो ओल्ड पार्टनर्स थे, उन्होंने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट कौन सा छोड़ा,
1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट किसको दिया? सी को दे दिया। अगर ये सी को ना मिलता तो यही प्रॉफिट ए और बी में बंटता किस रेशो में? 5:3 की रेशो में। इन दोनों में 5:3 की रेशो में ही बंटता। तो इन दोनों ने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सी को दिया। कौन सी रेशो में दिया? 5:3 की रेशो में। यही प्रॉफिट इन दोनों को मिलने वाला था ए और बी को, वही इन दोनों ने मिलकर के सी को दे दिया। किस रेशो में इन्होंने सेक्रीफाइस किया? 5:3 की रेशो में। तो यही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो है। इसी तरह से आपको पिक करना है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है? एक तरह से जो नया पार्टनर आ रहा है उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए ओल्ड पार्टनर्स अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसकी आपको रेशियो बनानी है, वही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4:3 रेशियो है पी और क्यू की। नया पार्टनर आर आ रहा है 1/7 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, जिसको कंट्रीब्यूट करेंगे पी और क्यू इक्वली। ये जो 1/7 शेयर ऑफ प्रॉफिट है आर का, वो उसको कैसे मिल रहा है? पी और क्यू से बराबर बराबर। मतलब कि 1/7 का आधा हिस्सा पी से मिल रहा है और आधा हिस्सा क्यू से मिल रहा है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगी? 1/7 शेयर ऑफ प्रॉफिट है जो आर को मिल रहा है और ये दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आधा आधा। तो इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गई? 1:1। समझ लो, पिक करना सीख लो टिप्स और ट्रिक्स को, ये आपके काम आएगी आगे, कैलकुलेशंस आपकी इजी हो जाएंगी। तो 1/7 का आधा पार्ट उसको पी से मिल रहा है, तो पी कितना सरेंडर करेगा? 1/7 का हाफ पार्ट 1/14। ये वो फ्रैक्शन आ गई जो वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। पी कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 1/14। ऐसे ही क्यू कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 1/7 का हाफ 1/14। तो दोनों ने कितना कंट्रीब्यूट किया? बराबर बराबर कंट्रीब्यूट किया। इक्वल कंट्रीब्यूशन है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल आएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ पर इक्वली लिखा है कि वो इस शेयर ऑफ प्रॉफिट को इक्वली एक्वायर कर रहा है पी और क्यू से, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 होगी। अब पी का नया शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा? पहले वाला तो नहीं रहेगा क्योंकि उसने अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट सरेंडर कर दिया, कंट्रीब्यूट कर दिया आर के लिए। तो अब उसके पास कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट बचा? 7/14। इसी तरह से क्यू का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बचा? 5/14। तो तीनों की फ्रैक्शन आ गई है शेयर ऑफ प्रॉफिट की, और आपके पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम निकालो और नई रेशियो आ गई है 7:5:2। एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आर और एस दो पार्टनर है, 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। नया पार्टनर टी आ रहा है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/8 है, जिसे बॉन्ड करना पड़ेगा आर और एस को इक्वली। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि आर और एस दोनों मिल करके टी के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे इक्वली और आपको नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है। तो लैंग्वेज को समझो, मेरे जो ये क्वेश्चंस पिक करने का मोटिव है वो यही है कि मैं आपको लैंग्वेज को समझा सकूं, कि लैंग्वेज को समझो, ये लैंग्वेज क्या कह रही है, और क्वेश्चन को डायरेक्टली कंप्लीटली अच्छे से समझ के अटेम्प्ट करो। तो टी का 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट है, 1/8 को वो आर और एस से दोनों से बराबर बराबर ले रहा है। तो 1/8 का हाफ 1/16 उसको आर से मिलेगा, एस से भी 1/16 मिलेगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गई? दोनों ने सेम फ्रैक्शन से कंट्रीब्यूट किया, तो 1:1 ही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगी। यहाँ पर भी लिखा है कि आर और एस इक्वली बॉन्ड करेंगे, मतलब कि कंट्रीब्यूट करेंगे, तो इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे तो 1:1 ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी। तो नया शेयर ऑफ प्रॉफिट आर का क्या होगा? 3/5 पहले था, अब उसने जितना सेक्रीफाइस कर दिया उसको माइनस करो, 43/80 नया शेयर आ गया। एस का भी इसी तरह से निकालो, 27/80, और टी का आपके पास है ही, तो तीनों की फ्रैक्शन में आ गया है शेयर ऑफ प्रॉफिट। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम एलसीएम निकाल के निकालेंगे, 43:27:10। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये लैंग्वेज क्या कह रही है? ये कह रही है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पी क्यू आर की है 3:2:1। एस नया पार्टनर आ रहा है 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, जो कि उसको मिलता है पी और क्यू से। पी से मिलता है 1/16 और क्यू से मिलता है 1/16। लैंग्वेज को समझो, फ्रॉम क्यू
1/16 फ्रॉम क्यू, क्यू से इतना मिलता है, मतलब कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट में से वो इतना देगा, प्रॉफिट का नहीं, प्रॉफिट से, मतलब कि ये वो फ्रैक्शन दी हुई है जितना जितना ये दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और 3 पार्टनर में से सिर्फ 2 ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो समझो कैसे कैलकुलेट करोगे। सेम वही है, अब आपको दोबारा से कैलकुलेशन नहीं करनी कि कितनी फ्रैक्शन उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, सीधा आपके पास फ्रैक्शन दी हुई है जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, और उसी को आपको माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद पी का शेयर आ गया 21/48, क्यू का आ गया 13/48, और पी क्यू आर एस, आर ने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया तो उसका ओल्ड जो रेशियो था वही रहेगा 1/6, और एस का नया आपको पता ही है 1/8, और तीनों चारों का अब आप फ्रैक्शन निकाल लोगे, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम निकाल के, तो अब नई रेशियो आ गई 21:13:8:6। सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहां से भी आप डायरेक्टली पिक कर सकते हो, जो फ्रैक्शन इन्होंने कंट्रीब्यूट किया वो यहाँ पर दी हुई है, और वो फ्रैक्शन से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, तो 1:1 सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गई आपकी पी और क्यू की। आर ने सेक्रीफाइस नहीं किया है, सिर्फ 2 पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है नए पार्टनर के आने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स और वाई 2 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 9:6 है, नया पार्टनर जेड उनको ज्वाइन कर रहा है। अब जेड के ज्वाइन करने पर एक्स क्या कर रहा है, अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट सरेंडर्स 3/15 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट, मतलब अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट का 3/15 पार्ट वो सरेंडर कर रहा है जेड के लिए, मतलब उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 9/15, 9/15 का 3/15 पार्ट वो सेक्रीफाइस कर रहा है, इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट वो सेक्रीफाइस कर रहा है जेड के लिए, ठीक है। ऐसे ही वाई कंट्रीब्यूट कर रहा है 6/15 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ जेड, तो ये उनके शेयर ऑफ प्रॉफिट का ये फ्रैक्शन आपको निकालना है। जैसे मैं कहती हूँ, जैसे हम कहेंगे कि 4 का आधा, तो 4 का आधा का मतलब क्या हुआ, 2 हिस्से, है ना। 5 का 2/3, तो हम क्या कहेंगे उसको, 5 का 2/3 कैसे निकालेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, 10/3 आ जाएगा ना। उसी तरह से आपको वो फ्रैक्शन दी हुई है कि कितना, वो फ्रैक्शन नहीं दी, मतलब कि वो कितना हिस्सा देने वाला है, और उस हिस्से से कितनी फ्रैक्शन उसका निकलेगा, वो आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखो कैसे कैलकुलेशन होगी, हम 9:6 को 3:2 भी लिख सकते हैं, और भी छोटा कर सकते हैं, और रेशियो को एक्स ने कंट्रीब्यूट किया, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 3/5 है, इसका 3/15, सरेंडर्स 3/15 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट, फ्रॉम हिज प्रॉफिट नहीं लिखा, ऑफ हिज प्रॉफिट लिखा है, फ्रॉम लिखा होता तो इसका मतलब था यहाँ पर सीधा सीधा आपको माइनस कर देना, लेकिन यहाँ पर लिखा है ऑफ, मतलब कि आपको कैलकुलेट करना है कि वो फ्रैक्शन क्या बनेगी, अगर हम 3/15 इसके शेयर ऑफ प्रॉफिट का निकालें तो वो आएगी 9/75। इसी तरह से वाई लिखोगे यहाँ पर, बी नहीं वाई है, वाई ने कितना कंट्रीब्यूट किया, 2/5 उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है, उसका 6/15 तो 12/75 आएगा। तो अब यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर आपको कहा जाए निकालने के लिए, तो सबसे बड़ी जो मिस्टेक आप लोग करते हो वो ये करते हो कि यहाँ पर जो दिया है उसी को ही आप निकाल लेते हो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, लेकिन फर्क को समझो, ये आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं होगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे आप इससे, जो कि आएगी 9:12, जिसे हम लिख सकते हैं 3:4 की रेशियो में। यहाँ पर जो लिखा है वो उसका लिखा है कि उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट का कितना हिस्सा वो दे रहा है, और वो कितना हिस्सा बनेगा, वो फ्रैक्शन आपने यहाँ पर निकाली कि कितना कंट्रीब्यूट वो करने वाला है। तो वो फ्रैक्शन अब आपने निकाल ली, तो अब इसको आप कंट्रीब्यूशन को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में कन्वर्ट करोगे। क्लियर है। अब नया एक्स का शेयर कितना बनेगा, एबीसी हम नॉर्मली रूटीन में हर क्वेश्चन में यूज करते हैं, शायद इसलिए मैंने टाइपो एरर कर दिया है, तो एक्स का नया शेयर बनेगा 3/5 माइनस 9/75 करो,
तो नया शेयर आ गया 36/75। y का नया शेयर बन जाएगा 18/75 और XYZ तीनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या बन जाएगा 36:18:21, जिसको हम और भी रिड्यूस कर सकते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो सबका आ जाएगा 12:6:7। न्यू रेशो आपके पास आ गई। सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब ये तो हमने टिप एंड ट्रिक साथ की साथ क्वेश्चन में समझ ली, लेकिन एक्चुअल में सेक्रीफाइसिंग रेशो को और समझो, कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। सेक्रीफाइस करने का मतलब क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशो का मतलब क्या है। जब नया पार्टनर आ रहा है तो उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट बन रहा है वो उसको पुराने पार्टनर्स में से ही मिलेगा। पुराने पार्टनर्स के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से ही कुछ हिस्सा उनको छोड़ना पड़ेगा ताकि नए पार्टनर को मिल सके। तो पुराने पार्टनर अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से कितना कितना हिस्सा छोड़ रहे हैं, नए पार्टनर के लिए कितना कितना सरेंडर कर रहे हैं, वही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए वो फ्रैक्शन है। तो अब देखो सौरभ और गौरव का इक्वल पार्टनर्स थे, मतलब कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल थी। नई रेशियो 4:3:2 है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है तो आप क्या करोगे, आप सीधा सीधा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो निकालोगे, तभी तो आपको स्टेटस पता चलेगा। तो स्टेटस क्या आ रहा है सौरभ का। पहले उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा था, नए में उसका घट गया। कितना उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घट गया 1/18। जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से उसका घट गया है वही उसने सेक्रीफाइस किया। इसी तरह से गौरव का ओल्ड रेशियो में 1/2 था, नए में 3/9, और नए के अकॉर्डिंग उसका इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट घट गया। ये जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घटा वही उसने सेक्रीफाइस किया। सेक्रीफाइस दोनों ने किस रेशियो में किया, ये दोनों की वो फ्रैक्शन आ गई जो जो वो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट छोड़ रही है। तो 1:3 की रेशियो है जिसमें उन दोनों ने सेक्रीफाइस किया। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया। सॉरी गला थोड़ा खराब है। नया देखो दूसरा क्वेश्चन, ए और बी दो पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। नया पार्टनर सी आ रहा है और ये डिसाइड किया गया नए पार्टनर सी के आने पर बी और सी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी वही होगी जो ए और बी की है। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। क्या कह रही है कि ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। अब नया पार्टनर जब सी आएगा तो उसको कितना हिस्सा मिलेगा, उसकी रेशो क्या बननी चाहिए, उसकी रेशो वही होनी चाहिए जो ए और बी के, मतलब कि 3:1। तो ए को अगर 3 हिस्से मिलते हैं तो बी को 1 हिस्सा मिलता है। इसी तरह से बी को अगर 3 हिस्से मिलते हैं तो सी को 1 मिलेगा। तो अगर बी के पास ये शेयर है तो इसका 1/3 किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। यही है ना। तो ये हिस्सा कितना बनता है, ये शेयर अगर बी का है इसका 1/3 सी को मिलेगा, तो ये हिस्सा कितना है, ये हिस्सा है 1/4। 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता है ना बी का, और 1/4 बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता है जो कि 3 के बराबर है। और इसी तरह से उसमें से एक हिस्सा, ये 3 गुना है, बी का शेयर 3 गुना है, तो सी का 1 होना चाहिए, सी को 1 हिस्सा मिलना चाहिए। तो इसका 1/3 पार्ट कितना होगा जो कि सी को मिले। तो आप इसको क्या करोगे, इसको 3 से डिवाइड करोगे ना, 1/4 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, 1/12 आएगा। यही आएगा ना। हम 1/4 का 1/3 पार्ट सी को देंगे तभी तो रेशियो आएगी। हम क्या कह रहे हैं, जो ए के पास है उसका 1/3 बी को मिलेगा, और जो बी के पास है उसका 1/3 सी को मिलेगा। तो ए के पास जो 3 है उसका 1/3 बी को मिला 1, और बी के पास जो है 1, इसका 1/3 किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। तो वो आ रहा है क्या, तो बी के पास क्या है 1/4 है, इसलिए उसका 1/3 कितना होगा, 1/4 का 1/3 निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 1/3 करोगे ना, यही करते हो, या डिवाइड करोगे तब भी आपका यही आंसर आएगा। करेक्ट है, अच्छे से समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखो 1/12 आपका आंसर आ गया।
इसी से अब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 3/4:1/4:1/12, तो नई रेशो आ गई आपकी 9:3:1। आप इसको अलग अलग से भी देखोगे तो क्या आएगा? ए और बी का 3:1 बन रहा है और बी और सी का भी 3:1 ही बन रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान से समझना। सी को हमें कितना देना है? बी के शेयर ऑफ प्रॉफिट का 1/3 देना है, तो 1/4 का 1/3 कितना बनेगा? 1/12। नेक्स्ट देखो, अब इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो हाँ आपको निकालनी थी, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए हम ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो को कंपेयर करेंगे। तो जिसने जितना सेक्रीफाइस किया, जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से घट गया है, उतना उसने कंट्रीब्यूट किया नए पार्टनर के आने पर। तो यहाँ पर ए और बी की सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ रही है? 3:1 आ रही है, जितना फ्रैक्शन इन दोनों ने कंट्रीब्यूट किया। अब ये तो थी हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की बात, जो कि हम चेंज इन पीएसआर में भी समझ चुके थे। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में था, अब ये हमारा नया पार्टनर आ रहा है तो हमने समझ लिया। अब बारी आती है गुडविल की। गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करनी है, उसकी वैल्यूएशन कैसे की जाएगी, वो हम समझ चुके हैं चेंज इन पीएसआर में। लेकिन अब हमें यहाँ पर देखना है कि नया पार्टनर आएगा, तो आज की डेट में जो हमारी बिजनेस की रेपुटेशन है, जो गुडविल बनी हुई है, उसके लिए न्यू पार्टनर को क्या कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और उसको हम अकाउंट्स में कैसे शो करेंगे? क्या उस गुडविल को हमें बुक्स में, बैलेंस शीट में शो कर सकते हैं? कैसे शो करेंगे? देखो, सबसे पहले इसके दो तरीके हैं। गुडविल पेड प्राइवेटली, मतलब कि जो नया पार्टनर आ रहा है, वो बाहर की बाहर जो भी गुडविल का उसका शेयर बनता है, उसने बाहर ही बाहर पार्टनर्स को पे कर दिया। मान लो 1 लाख रुपए की गुडविल की वैल्यू बनती है आपकी फर्म की, और दोनों पार्टनर्स ए बी सी 3 पार्टनर हैं, ठीक है? ए और बी पुराने पार्टनर्स थे, सी नया ज्वाइन उनको कर रहा है, तो इक्वल पार्टनरशिप हो रही है। अब तीनों पार्टनर्स में इक्वल पार्टनरशिप हो रही है। तो ए और बी पहले भी इक्वल शेयर में थे, तो 1 लाख पहले बढ़ता तो 50,000 मिलते। नए पार्टनर के आने पर उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा गुडविल में? 33,000, 33,000, 33,000, ऐसा कुछ होगा ना। तो उनका पहले से शेयर ऑफ गुडविल में घट गया, 17,000 का इम्पैक्ट पड़ा। वही 17,000 रुपए से जो सी लेकर आएगा, वो 33,000 लेकर आएगा या 34,000 लेकर आएगा, वो प्राइवेटली वो आउट ऑफ द कोर्स जाकर के इन दोनों पार्टनर्स को पेमेंट कर देगा, जो कि हम बुक्स में नहीं शो करेंगे, बुक्स में कहीं भी एंट्री नहीं करेंगे। तो जैसे कहते हैं ना कि बाहर की बाहर सेटलमेंट हो गया, तो जो गुडविल का शेयर बनता था उसके आने पर, जो नए पार्टनर के आने पर पुराने पार्टनर्स को जो नुकसान होने वाला था, वो उसने बाहर की बाहर उनको पेमेंट कर दी और सेटलमेंट हो गई। लेकिन दूसरा केस है जब वो नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है, हम उससे कहते हैं तुम अपना शेयर ऑफ गुडविल फर्म में लेकर आओ। तो वो लेकर आएगा, तो कैश के फॉर्म में या काइंड के फॉर्म में लेकर आएगा, कोई एसेट लेकर आएगा या कोई कैश में लेकर आएगा वो गुडविल को। तो अब हम उसको बिजनेस में रखेंगे तो क्या होगा? गुडविल लेकर आता है और हम उसे बिजनेस में रिटेन करते हैं तो क्या होगा? इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस गुडविल को बैलेंस शीट में शो करोगे। इसका मतलब है जो पैसा वो गुडविल के फॉर्म में लेकर आ रहा है, जो पैसा वो गुडविल के फॉर्म में फर्म में इंट्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम कैसे शो करेंगे? उसको हम फर्म में ही छोड़ेंगे उस पैसे को, या विथड्रॉ कर लेंगे, या क्या ट्रीटमेंट होगी? तो पहले देखो, अगर वो फर्म में पैसा लेकर आ रहा है गुडविल के नाम पर, तो पैसा आ रहा है, फर्म में पैसा आ रहा है, तो कैश या बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा। और किस नाम से आ रहा है? कौन दे रहा है? नया पार्टनर आपको दे रहा है गुडविल के नाम पर। तो नया पार्टनर तो दे रहा है लेकिन गुडविल के नाम पर दे रहा है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को आप खोलोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे कि गुडविल के नाम पर हमें पैसा ये मिला। अब ये गुडविल का जो पैसा नया पार्टनर लेकर आ रहा है, ये गेनिंग पार्टनर है। नया पार्टनर आ रहा है तो उसका तो शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ ही रहा है ना। और जो पुराने पार्टनर्स है उसमें से आपको देखना है किसने सेक्रीफाइस की अपनी गुडविल। जरूरी नहीं है जितने ओल्ड पार्टनर्स ने सबने सेक्रीफाइस किए, जिसने उसके आने पर अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया है, कंट्रीब्यूट किया है, उसी को ही ये गुडविल मिलेगी।
क्योंकि उसका ही शेयर ऑफ गुडविल आगे चल करके घट जाएगा, तो उसी के पास ही गुडविल जाएगी। तो हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। एडजस्टमेंट एंट्री क्या मतलब कि इस तरह से आपको एंट्री करनी है, जो वो प्रीमियम लेकर आ रहा है, जो गुडविल लेकर आ रहा है नया पार्टनर, वो अमाउंट अब हम उस पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, उन ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। किस रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था एबीसी, तो उसमें सी नया पार्टनर आ रहा था जो कि 34,000 की गुडविल लेकर आएगा। तो कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे हम 34,000 से, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 34,000 से कि वो गुडविल ले आया फर्म में। अब वो गुडविल ले आया, वो है किसकी? वो मिलनी किसको है? ए और बी को, जिन्होंने अपना शेयर ऑफ गुडविल छोड़ा, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आगे चल करके जब भी मिलेगा, उनका शेयर ऑफ गुडविल किसके पास जाने वाला है? सी के पास। तो वो अपना शेयर ऑफ गुडविल छोड़ रहे हैं ए और बी। कितनी रेशो में? बराबर की रेशो की बात हो रही थी ना, दोनों तीनों पार्टनर्स इक्वल रेशो में कर रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग, तो उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो भी क्या आएगी? इक्वली आएगी। तो आपको ओल्ड पार्टनर्स में जिन्होंने सैक्रिफाइस किया, सैक्रिफाइसिंग रेशो में उस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनके अकाउंट में क्रेडिट करना है। सीधी सी बात है। ये गुडविल कौन ला रहा है? नया पार्टनर ला रहा है। नया पार्टनर ले आया, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में आपने इस पैसे को डाला, और ये गुडविल का पैसा किससे रिलेटेड है? ओल्ड पार्टनर्स जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, उनके अकाउंट में इसको आप ट्रांसफर करोगे सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब ये जो पैसा लेके आए, ये बिजनेस में ही रहा। अभी पार्टनर्स के पास है, वो पैसा बिजनेस में ही लगा हुआ है, जो नया पार्टनर लेके आए। लेकिन अगर ये केस होता कि जो पैसा वो गुडविल के नाम से लेकर आया नया पार्टनर, और वो ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया, वो बिजनेस में छोड़ा ही नहीं, आधा छोड़ा या पूरा निकाल लिया, तो क्या होगा? यहाँ पर फर्स्ट एंट्री तो वही सेम होगी कि कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट करो, जो गुडविल लेकर आया है उसको क्रेडिट करेंगे, और फिर दोनों पार्टनर्स या जितने भी पार्टनर्स है जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, उनके अकाउंट में ये पैसा आपने ट्रांसफर कर दिया। अब उनको पैसा मिल चुका, जितना जिसका शेयर बनता था। अब वो पार्टनर्स चाहते हैं कि हम इसे विड्रॉ कर लें। तो अगर वो विड्रॉ करेंगे तो क्या एंट्री होगी? ये पैसा उनके हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया, तो अगर वो विड्रॉ करेंगे तो उनके कैपिटल से ही पैसा निकलेगा। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे, और टू कैश और बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, मतलब कि फर्म से पैसा निकल गया, फर्म से पैसा निकल रहा है, इसलिए क्रेडिट करोगे आप बैंक या कैश को। और किसके पास गया? किसने निकाला? ओल्ड पार्टनर्स ने निकाला, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट होगा। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? जब विड्रॉ करेंगे, आपने किसी की कोई चीज थी, बनती थी, वो लेकर आया, जिसकी बनती थी उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, वो उसकी मर्जी, वो निकाले या बिजनेस में रखे। अगर इनकी मर्जी थी, उन्होंने निकालना चाहा तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ किया तो उनकी ही कैपिटल जो पहले बढ़ी थी, वो अब घट गई। सीधी सी बात। आई होप आपको समझ में आ गई। अब देख लेते हैं इसको एक क्वेश्चन के साथ। के और वाई दो पार्टनर से 3:2 की रेशो। जेड एक नया पार्टनर आ रहा है 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, और जेड इस शेयर ऑफ प्रॉफिट को के और वाई से कैसे मिलेगा उसको? 2:3 की रेशो में। तो ये जो 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट है जेड का, वो के और वाई को वो के और वाई किस रेशो में कंट्रीब्यूट करें? 2:3 की रेशो में 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट जेड को मिल रहा है के और वाई से 2:3 की रेशो में। जेड लेकर आएगा 80,000 कैपिटल और 30,000 फॉर हिज 1/3 शेयर एज प्रीमियम, जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसी के हिसाब से वो गुडविल लेकर आ रहा है। अब आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है, जर्नल एंट्रीज बतानी है, कैसे करोगे? देखो, ओल्ड रेशियो 3:2 थी, नया पार्टनर 1/3 के लिए आ रहा है, और इस 1/3 को के और वाई कंट्रीब्यूट करेंगे 2:3 की रेशियो में, मतलब कि ये 1/3 का 2/5 पार्ट के कंट्रीब्यूट करेगा। 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट जो जेड का है, उसका 2/5 पार्ट कितना बनेगा? 2/15। इसी तरह से वाई कितना सेक्रीफाइस करेगा? 1/3 का 3/5, 3/15। तो दोनों ने कितना कंट्रीब्यूट किया, वो फ्रैक्शन आपके पास आ गई। तो वो क्या आ रही है? 2:3 की आपके पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई। तो जिस रेशियो में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, वही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो है। ये आपने कैलकुलेट करके भी समझ लिया, देख लिया कि सेक्रीफाइसिंग रेशो वही आ गई।
इसके बाद यहाँ पर देखो के का नया शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या बन जाएगा, पुराने में से जो कंट्रीब्यूट उसने किया वो माइनस कर दो तो 7/15, वाई का बनेगा 3/15, पुराने में से जो उसने कंट्रीब्यूट किया माइनस कर दो 3/15, तो नया शेयर आ गया के और वाई का 7/15 और 3/15 और जेड का 1/3, तो नई रेशियो आ गई 7:3:5। अब आपको देखना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैं आपको बता चुकी हूँ 2:3 है, 2:3 आपके पास ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी है। क्यों चाहिए हमको? क्योंकि हमें गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है। जो नया पार्टनर आ रहा है उसका शेयर ऑफ गुडविल हमें सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एंट्री क्या बनेगी यहाँ पर देखो, फर्स्ट एंट्री जब वो नया पार्टनर आ रहा है, नया पार्टनर क्या ला रहा है, 80,000 कैपिटल के लिए ला रहा है और 30,000 रुपए गुडविल का ला रहा है। तो टोटल पैसा कितना आ रहा है फर्म में, 1,10,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट हमने किया 1,10,000 से, जितनी वो कैपिटल ला रहा है उसे हम कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं 80,000 रुपए, और जो गुडविल का शेयर है उसे हम कैपिटल में नहीं डालेंगे, क्योंकि वो अल्टीमेटली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो हम उसके कैपिटल में नहीं डालेंगे, उसको नए अकाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में डालोगे 30,000 रुपए। आपको जेड के कैपिटल अकाउंट में नहीं डालना 30,000 को और फिर वहां से निकालना। ये ऑलरेडी आपको पता है ये गुडविल का वो शेयर लेकर आया है जो कि हमें किसको देना है, के और वाई को, किस रेशियो में, 2:3, जो कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। उस रेशियो में इस 30,000 की गुडविल जो लेकर आया है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को आप डेबिट करो, ये पैसा वो लेकर आया, जेड को लेकर आना था वो ले आया, अब ये किसको मिलना था, उसके अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट और इन दोनों के अकाउंट को आप क्रेडिट कर दो। ये हो गया। तो यही एंट्री आपसे कहा था, यही आपने कर दी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ए और बी दो पार्टनर्स है, 2:1 की रेशियो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। 1 अप्रैल 2021 को एक नया पार्टनर सी आता है 1/4 शेयर के लिए और वो 4.5 लाख गुडविल देता है प्राइवेटली। प्राइवेटली मतलब आउट ऑफ द ऑफिस, आउट ऑफ द कोर्स दे रहा है, जिसकी एंट्री हम बुक्स में नहीं करेंगे। 1 अप्रैल 2022 को दूसरा पार्टनर डी उनको ज्वाइन करता है 3/5 शेयर के लिए, जो कि 4 लाख गुडविल लेकर आता है, जिसमें से आधी पार्टनर्स विड्रॉ कर लेते हैं। और 2023 को एक नया पार्टनर आता है 1/6 शेयर के लिए, जिसकी गुडविल 5 लाख है और जो कि बिजनेस में रिटेन की जाएगी। तीनों ही केस यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो देखो सबसे पहले सी के आने पर ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो आपको निकालनी होगी। तो रिमेनिंग पार्टनर्स की रेशियो क्या हो जाएगी, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 3/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट को 2:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो नए पार्टनर्स के आने पर नई रेशियो हो गई 2:1:1। इजी है, कैलकुलेट कर दोगे। 1/4 शेयर है सी का, 1/4 शेयर पूरे शेयर ऑफ प्रॉफिट में से माइनस करो, बचे हुए प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करो, क्योंकि नई रेशियो क्या है नहीं दिया, तो हम इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अब नई रेशियो तो आपके पास आ गई, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अगर होता तो हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होती, मैंने पहले ही बताया था, जिस रेशियो में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो कौन सी रेशियो है, 2:1 की रेशियो है, क्योंकि उन्होंने जो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट छोड़ा वो 1/4 छोड़ा, जो कि इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होना था 2:1 की रेशियो में। तो इस प्रॉफिट को उन्होंने छोड़ा जो कि 2:1 की रेशियो में कंट्रीब्यूशन है, तो 2:1 ही उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। लेकिन हम इसकी एंट्री करेंगे ही नहीं, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो आउट ऑफ द ऑफिस दे रहा है पेमेंट, जिसका जितना शेयर बनता है गुडविल का ले लो, ठीक है। अब देखते हैं डी के केस में, डी डी के आने पर उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा। तीन पार्टनर हो गए एबीसी, नया पार्टनर डी, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 3/5 है, और अब रिमेनिंग पार्टनर कितना लेंगे, 2/5 पार्ट, पूरे शेयर ऑफ प्रॉफिट में से 3/5 अगर डी को दिया जाएगा तो बचेगा कितना प्रॉफिट, 2/5 बच जाएगा। और इस बचे हुए प्रॉफिट को इन तीनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में ही कंट्रीब्यूट करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। क्यों, क्योंकि नई रेशियो और दी नहीं है। तो हमारा तीनों पार्टनर्स का क्या शेयर बनेगा, 2/5 में उनकी रेशियो के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करोगे। नई रेशियो क्या बन जाएगी, देखो
डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम निकालो और नई रेशियो आ गई 2:1:1:6। क्लियर है? तो डी का शेयर बढ़ गया, डी का शेयर सबसे ज्यादा है। अच्छा, तो अब यहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या बनेगी? सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1:1 ही होगी आपकी। अदरवाइज आपको कैलकुलेट करके देखना है तो आप ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके देखो, कैलकुलेशन करो, आपके पास वही रेशियो आएगी 2:1:1। क्योंकि अगर नए पार्टनर के आने पर उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट देने के बाद बचे हुए प्रॉफिट को हम ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वही उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपके पास आ गई। गुडविल की एडजस्टमेंट क्या होगी? नया पार्टनर आ रहा है, 4 लाख रुपए गुडविल के नाम पर ला रहा है, कैपिटल नहीं दी तो सिर्फ गुडविल के बारे में बात करो। बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 4 लाख, कैपिटल अकाउंट में नहीं डालोगे। ये 4 लाख किसको मिलने हैं? जिन्होंने इसके लिए कंट्रीब्यूट किया। किसने किया? एबीसी ने 2:1:1 की रेशियो में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट होगा 4 लाख से और तीनों के अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। इन तीनों को उनका हिस्सा मिलना है। कितना कितना? 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख। अब इससे कहा गया है कि यहाँ पर जो डी लेकर आया था गुडविल और उसने पेमेंट भी कर दी थी और तीनों पार्टनर को वो मिल भी गया था, लेकिन इन तीनों पार्टनर ने अपनी आधी आधी गुडविल विड्रॉ कर दी। तो आधी आधी गुडविल मतलब जो ए को मिला था उसमें से आधा उसने विड्रॉ कर लिया, मतलब कि 1 लाख, और बी को जितना मिला था 1 लाख उसमें से आधा विड्रॉ किया 50,000, और सी को जितना मिला था 1 लाख उसमें से उसने विड्रॉ कर लिया 50,000। तो जब पार्टनर विड्रॉ करते हैं तो उनकी कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे। उनको पैसा मिलना था तो हमने उनके अकाउंट को क्रेडिट किया। अब जब वो ही पैसा निकाल रहे हैं तो उनके कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे, और फर्म से पैसा निकाल रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा 2 लाख से। क्लियर है? कोई डिफिकल्टी नहीं है। इसके बाद ई के आने पर क्या होगा? यहाँ पर कहा जा रहा है कि पूरी गुडविल हमारी बिजनेस में रहेगी, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/6 है। तो 1/6 देने के बाद 5/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट बच जाता है, जो कि बाकी बचे हुए चारों पार्टनर्स में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे उनकी ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो में नई रेशियो बनाओ। अब नई रेशियो अब आपकी आ जाएगी 2:1:1:6:2। ये नई रेशो आ गई पांचों पार्टनर की। अब नए पार्टनर के आने के लिए पुराने पार्टनर्स ने क्या सेक्रीफाइस किया? क्या आपको ये सब निकालने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी जो पहले रेशो थी वही आपकी ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो है। 2:1:1:6 यही हमने कैलकुलेट किया, तब भी यही आ रही है। तो अब देखो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? नए पार्टनर ने 5 लाख रुपए की गुडविल की पेमेंट की, तो बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 5 लाख से। ये पैसा वो गुडविल के नाम पर लेकर आया। ये गुडविल मिलनी किसको है? उन्हीं चारों पार्टनर्स को जिन्होंने इसको इसके लिए कंट्रीब्यूट किया। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट आपका डेबिट होगा। एक बात और ध्यान रखना, ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जो नया पार्टनर लेकर आता है गुडविल, वो आपका बैलेंस शीट में कहीं शो नहीं की जाएगी। अगर रिटेन्ड इन बिजनेस का कहा जा रहा है गुडविल को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये गुडविल आप बैलेंस शीट में शो करोगे। इसका मतलब है वो जो पैसा है गुडविल का वो बिजनेस में रह लगा हुआ है, उसे अभी पार्टनर्स ने विड्रॉ नहीं किया। तो ये गुडविल का शेयर हमने चारों पार्टनर में कंट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद इन्होंने विड्रॉ नहीं किया तो नेक्स्ट एंट्री आप नहीं करोगे। सिर्फ पैसा उनके बीच जो बंटना था वो आपने दे दिया, उनके कैपिटल अकाउंट में एडिशन हो गया। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? अब आ जाओ नेक्स्ट। एक और क्वेश्चन देखो, राम और रहीम दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। अब नया पार्टनर जो राज आ रहा है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट रहेगा 3/13। नए पार्टनर द न्यू रेशियो विल बी 5:5:3। नई रेशियो भी बता दी इन्होंने। राज जो कंट्रीब्यूट कर रहा है कैपिटल और गुडविल के लिए वो इन काइंड कर रहा है। अभी तक हमने कैश की बात करी थी, अब वो काइंड कर रहा है, मतलब कि एसेट्स लेकर आ रहा है। तो वो है लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक और डेटर्स। अब इस डेट पे राज के एडमिशन के टाइम पर हमारी गुडविल की वैल्यू क्या है? हमारी फर्म की गुडविल कितनी है? 5,20,000। तो अब आपको कैलकुलेशन करनी है कि राज का शेयर कितना बनेगा, वो भी कैलकुलेट करना है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करनी है। क्यों करनी है? यहाँ पर देखो क्लियरली यहाँ पर लिखा नहीं है कि किसने कितना कंट्रीब्यूट किया।
तो हमें ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो को कंपेयर करना होगा। तो 5:5:3 न्यू रेशियो है और ओल्ड रेशियो 3:2 है। तो राम को देखेंगे, ओल्ड पार्टनर में राम का देखते हो तो उसने इतना सेक्रीफाइस किया, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से घट गया। रहीम का भी शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से इतना घट गया। तो दोनों ने किस रेशियो में सेक्रीफाइस किया? इतना इतना फ्रैक्शन इन दोनों ने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट छोड़ा, सरेंडर किया। तो यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगी आपकी 14:1। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 14:1 लिखो, जिसमें हम गुडविल को एडजस्ट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गुडविल बनेगी कितनी नए पार्टनर की? 5,20,000 पूरी फर्म की है, तो राज का शेयर 3/13 है। 3/13 है। देखो 3/13, 5 + 5 + 3 कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी 3/13 लिखा है। यहाँ से भी कैलकुलेट करते हो तो भी 3/13 बनता है। तो 3/13 जो शेयर ऑफ प्रॉफिट उसका है, उसी के हिसाब से गुडविल भी उसको लानी है, तो वो बनेगी 1,20,000। अब ये 1,20,000 वो पैसा लेकर आ रहा है इन काइंड, कैपिटल और गुडविल दोनों के लिए वो ये सब सामान लेकर आ रहा है। ठीक है, 2.5 लाख की लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, तो जो चीज वो लेकर आ रहा है ना, उसी को ही आप डेबिट करोगे। जैसे पैसा ला रहा था तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट करते थे या कैश अकाउंट को। अगर अब वो लैंड दे रहा है तो लैंड को डेबिट करोगे, प्लांट एंड मशीनरी है तो वो डेबिट होगी, स्टॉक है तो वो डेबिट होगा, डेटर्स है तो वो डेबिट होंगे। और ये कौन लेकर आ रहा है, किस नाम पे लेकर आ रहा है? वो अपनी कैपिटल दे रहा है, कैपिटल के नाम पर दे रहा है। क्या चीज दे रहा है? कितना लेकर आ रहा है वो? ये सारी अमाउंट वो लेकर आ रहा है। ये सारी अमाउंट वो लेकर आ रहा है, तो इसमें से 1,20,000 उसको गुडविल लेकर आनी है। तो बाकी बचा हुआ क्या होगा? वो उसकी कैपिटल हो जाएगी। तो 5 - 5.5 लाख का जो ये सामान वो लेकर आया, उसमें से गुडविल तो उसकी 1,20,000 बनती, तो बाकी जो है उसके कैपिटल में आप ट्रांसफर करोगे, कैपिटल अकाउंट में आप डालोगे 4,30,000। 4,30,000 आपको यहाँ नहीं दिया या कोई टोटल अमाउंट नहीं दी, आपको खुद समझना है, कैलकुलेट करना है कि गुडविल का शेयर उसका इतना बनता है, तो बाकी उसकी कैपिटल होगी। अब गुडविल का शेयर वो ले आया है, तो बाकी के पार्टनर्स जिसने उसके लिए कंट्रीब्यूट किया, उसमें ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आप उसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। हमेशा याद रखना, गुडविल की एडजस्टमेंट हम कैसे करते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करते हैं। गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होते हैं। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट एक तरह से गेनिंग पार्टनर का ही तो अकाउंट है। जो नया पार्टनर आ रहा है उसी का ही तो अकाउंट है। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को तो हम कर ही रहे हैं क्रेडिट। करेक्ट? तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखो, यहाँ पर दो पार्टनर्स है एक्स और वाई, 3:1 की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। नया पार्टनर जेड आता है और गुडविल 30,000 की लेकर आता है कैश में। एक्स वाई जेड ने डिसाइड किया कि आगे चल के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल प्रोपोर्शन में होगी। तो क्या होगा? इक्वल रेशियो हो गई, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप निकाल लोगे, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो। यहाँ पर देखो, सिर्फ एक पार्टनर ने अगर सेक्रीफाइस किया है और दूसरे ने गेन किया है, दूसरे का प्रॉफिट शेयर बढ़ गया, नए के आने पर नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया। तो जो सेक्रीफाइस कर रहा है, सिर्फ उसी के साथ आप एडजस्टमेंट करोगे गुडविल की, क्योंकि उसका ही शेयर ऑफ गुडविल आगे चल करके उसको घट करके मिलेगा। तो अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि नए पार्टनर के आने पर जिस जिस को गेन हुआ, जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ेगा, वो सब गुडविल के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसे कि जेड का शेयर ऑफ गुडविल कितना है? 1/3 के लिए उसको कितना लाना है? 30,000 रुपए। ठीक है, जेड इज एडमिटेड एज पार्टनर फॉर विच ही पेज 30,000 फॉर गुडविल इन कैश। तो यहाँ पर 1/3 है ना, इक्वली का है, आगे चल करके इक्वल प्रोपोर्शन है। तो इसका मतलब जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/3 है और 1/3 के लिए वो 30,000 रुपए की गुडविल ला रहा है। तो पूरी फर्म की गुडविल कितनी हो जाएगी? 90,000। नया पार्टनर की तो गुडविल हमें पता है उसको इतनी लानी है, लेकिन जो वाई है, इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी अगर बढ़ रहा है तो इसको भी गुडविल लानी होगी। क्योंकि एक्स का जो सेक्रीफाइस कर रहा है, एक्स जो शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रहा है अपना, उसमें से कुछ पार्ट वाई के पास भी जा रहा है। उसमें से जो उसका गुडविल का पार्ट था वो आगे चल करके वाई को भी मिलने वाला है। तो जो ओल्ड एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, अगर वो भी गेन करते हैं, तो अगर
उनको गेन हो रहा है तो वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे गुडविल के लिए। कैसे करेंगे देखो, तो वाई को कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ रहा है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इतनी फ्रैक्शन से बढ़ रहा है, तो उसको आगे चल करके इतना गुडविल में उसका इंक्रीज होकर के शेयर मिलेगा। और ये शेयर उसको कहां से मिला, एक्स का शेयर ऑफ गुडविल मिल रहा है, तो ये शेयर ऑफ गुडविल उसको किसको देना पड़ेगा, एक्स को देना पड़ेगा। एक्स का शेयर ऑफ गुडविल उसको मिल रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर देखो अब आपकी एंट्री क्या बनेगी। जो नया पार्टनर है वो तो 30,000 रुपए लेकर आ रहा है, प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट हो गया। इसी तरह से ये जो प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट को आप डेबिट करो, और इसी तरह से जो वाई को भी मिलने वाला है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर है, उसको भी गेन हुआ नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो उसका शेयर ऑफ गुडविल आपने कैलकुलेट किया, जितनी फ्रैक्शन से उसको गेन हो रहा है उतना फ्रैक्शन आप निकालोगे, उसका पार्ट निकालोगे, उसकी अमाउंट निकालोगे, तो वो 7,500 रुपए। तो ये नए पार्टनर का और ये ओल्ड पार्टनर का जितना शेयर ऑफ गुडविल बनता है, ये दोनों मिल करके एक्स को देंगे, क्योंकि एक्स अपनी गुडविल का इतना शेयर ऑफ गुडविल सेक्रीफाइस कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से पूरा पूरा, जेड को भी दे रहा है और वाई को भी दे रहा है। अब वाई लेकर नहीं आ रहा, भाई गुडविल लेकर नहीं आ रहा, तो हमने सीधा सीधा उसकी कैपिटल अकाउंट को हमने क्या किया, डेबिट किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे से। नए पार्टनर के आने पर, नए पार्टनर की तो गुडविल की आपने एडजस्टमेंट समझ ली। कई बार हम मिस्टेक करते हैं, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं जो गेन करते हैं उनका गुडविल की एडजस्टमेंट हम करते ही नहीं, और आगे चल करके सारी कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है आपको, अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर में भी कोई गेन कर रहा है तो उसकी भी गुडविल की एडजस्टमेंट आपको डेफिनेटली करनी है, और उसके कैपिटल अकाउंट को आपको डेबिट करना है, कैपिटल अकाउंट को। अब बारी आती है, ध्यान दो, जब नया पार्टनर आता है और वो गुडविल लेकर नहीं आता, वो गुडविल का शेयर अपना लेकर ही नहीं आ रहा, तो क्या करोगे, तो कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो। तब आप क्या करोगे, जो नया पार्टनर आ रहा है उसका जितना शेयर ऑफ गुडविल बन रहा है, उससे शेयर ऑफ गुडविल तो लिया ही जाएगा। कैसे लिया जाएगा, उसका जितना शेयर ऑफ गुडविल बनता है उसके लिए हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, उसका एक नया अकाउंट खोला जाएगा। कैपिटल अकाउंट तो अलग रहेगा उसका, लेकिन गुडविल का जो शेयर उसको लाना है उसके लिए हम उसका करंट अकाउंट खोलेंगे, उसमें उस अमाउंट को डेबिट करेंगे कि हमें इससे इतना पैसा लेना है। और ये पैसा मिलना किसके पास है, जाना किसके पास है, वो ओल्ड पार्टनर्स जिन्होंने सेक्रीफाइस किया उसके लिए, उसमें हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो फर्क कितना आया, चेंज क्या आया, अगर कोई पार्टनर गुडविल नहीं लाता, तो यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट की जगह आप उस पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट करोगे। बाकी तो जो पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम कर ही रहे थे, उसी रेशियो में उनको क्रेडिट करोगे। तो चेंज आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन देख लो, ए और बी दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, नया पार्टनर सी उनको ज्वाइन कर रहा है 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। तो अब सी कैश दे रहा है 40,000 रुपए कैपिटल के लिए, गुडविल पूरी फर्म की 25,000 है, सी शेयर ऑफ गुडविल नहीं ला सकता। तो अब क्या होगी, जो वो रेशियो आपको निकालनी है, सबसे पहले हमें गुडविल की एडजस्टमेंट किस रेशियो में करनी है वो समझ लो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करनी है तो वही हम सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे, वही हम निकालेंगे। तो ओल्ड रेशियो 3:2 थी, नया पार्टनर 1/5 के लिए आ रहा है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपकी 3:2 ही होगी। मैं क्लियरली यहाँ पर आपको पहले भी टिप दे चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, ट्रिक दे चुकी हूँ कि जब बचे हुए रिमेनिंग प्रॉफिट को आप ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड रेशियो में, वही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो न्यू रेशियो आपके पास आ गई 12:8:5, निकालने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेट आपको नहीं करनी, क्योंकि अलग से पूछा नहीं है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो। तो डायरेक्टली हम यहाँ से सेक्रीफाइसिंग रेशियो उठा करके और कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, देखो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, वो कैश कैपिटल के लिए लेकर आ रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट 40,000, सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करो 40,000, ये कैपिटल के लिए तो कैपिटल अकाउंट में डाल दो। अब जो उसका शेयर ऑफ गुडविल बनता है 1/5 बनता है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो 1/5 25,000 का 5,000 बनेगा, ये शेयर ऑफ गुडविल उसको लाना था, वो लेके नहीं आ पा रहा, तो हम उसके करंट अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, 5,000 से सीज करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा।
और ये मिलना किसको था? किसके पास जाना है? वो ए और बी को। ए और बी की सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 है, तो उन दोनों का हिस्सा जितना बनता है उनके अकाउंट को आप क्रेडिट कर दो। इतना भी आपको समझ में आ गया? अब बारी आती है, यहां तक हम समझ चुके, ये तो थी नए पार्टनर के आने पर गुडविल की एडजस्टमेंट। लेकिन अगर आपकी बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल शो हो रही है, तो वो क्या है? अगर आपने चेंज इन पीएसआर का चैप्टर समझा है, देखा है, तो हमने समझा था गुडविल दो तरह की होती है, एक सेल्फ जनरेटेड और दूसरी परचेज्ड गुडविल। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो होती है जो आप अपना बिजनेस सेटअप करते हो और आज की डेट में आप अपनी रेपुटेशन बनाते हो, उसकी वैल्यू क्या है, जो कि हम बुक्स में नहीं शो कर सकते। हम उसको रियलाइज भी कब कर सकते हैं, जब हम अपना पूरा बिजनेस वाइंड अप कर रहे हैं या बेच रहे हैं। और जो परचेज्ड गुडविल है वो गुडविल है जब हम किसी का बिजनेस खरीदते हैं और उसको उसकी नेटवर्थ से ज्यादा उसको पेमेंट करते हैं, तो वो एक्सेस अमाउंट हमारे लिए गुडविल है, परचेज्ड गुडविल, जिसे हम अपनी बैलेंस शीट में शो करते हैं एसेट्स में। अब वो गुडविल आपकी ऑलरेडी बैलेंस शीट में शो हो रही है, क्योंकि आपने किसी से बिजनेस को परचेज किया, जिसके लिए आपने एक्सेस पेमेंट की, और वो गुडविल आपकी बुक्स में एसेट साइड पर बैलेंस शीट में आ रही है। तो वो गुडविल, उस गुडविल से नए पार्टनर का कोई लेना देना नहीं है। वो एक तरह से आप क्या करते हो, उस गुडविल को धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते हो ना, अपने खर्चों में डालते हो। और जिस डेट में नया पार्टनर आ रहा है, तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस को रिवैल्यूएट कर रहे हैं, एक तरह से रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो पुराने जितने भी खर्चे हैं, प्रॉफिट्स हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो नए पार्टनर का इसमें कोई हिस्सा नहीं है। ये गुडविल आपका एक तरह से खर्चा है, जो कि धीरे-धीरे करके डालना था। अब एंड मोमेंट पर अगर आप वाइंड अप कर रहे हो, तो इसको आप बाँटोगे ही ना, तो ओल्ड पार्टनर्स में ही आप इसको बाँटोगे, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स का ही इसमें हिस्सा बनता है और ये खर्चा है, लॉस है। तो ओल्ड पार्टनर्स में अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड रेशियो में, तो उनकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन पर उनके कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करोगे और गुडविल अकाउंट आपका क्रेडिट होकर के खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन के साथ समझ लो। ए भी दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। नया पार्टनर सी आ रहा है 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। कैपिटल वो लेकर आ रहा है 2 लाख और गुडविल आपके पूरी फर्म की है 1.5 लाख। अगर गुडविल बुक्स में अपीयर नहीं होती तो क्या हो, सॉरी, अपीयर होती है तो क्या होगा, हम वो केस कर रहे हैं। आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो आपके पास आई गई है, निकाल ही सकते हो इजीली। 3:2 रेशियो होगी। 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट सी का है, तो बाकी बचा हुआ प्रॉफिट हम ए और बी में बांट रहे हैं, और वही उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर है? न्यू रेशियो आपके पास आ गई 6:4:5, जिसका इस क्वेश्चन से लेना देना नहीं है, नहीं पूछा, ना ही हमें कैलकुलेशन की जरूरत है। सीधा सीधा पिक करो। जब क्वेश्चन ने नहीं पूछा, तो सीधा सीधा पिक करो। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि देखो, कैलकुलेशन करोगे तो भी आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो यही आएगी, इसलिए कैलकुलेशन की है। तो अब देखो, सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना बनता है, 50,000। 1.5 लाख तो पूरे फर्म की है, 50,000 उसका शेयर ऑफ गुडविल बनता है। तो अगर ऑलरेडी बुक्स में 90,000 रुपए की गुडविल शो हो रही है, तो आप क्या करोगे, इस 90,000 को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2। तो ओल्ड पार्टनर से रिलेटेड है, तो ओल्ड पार्टनर्स में इस 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लॉस है, खर्चा है, तो ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट करोगे। खर्चा है, लॉस है, तो उनके अकाउंट को डेबिट करोगे, और प्रॉफिट गेन है तो पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो ये खर्चा है तो डेबिट करो, और गुडविल अकाउंट जो डेबिट होता है बैलेंस शीट में, अब ये खत्म हो रहा है, तो आप इसको क्रेडिट कर दोगे। क्रेडिट करोगे तभी तो ये खत्म होगा। ये क्रेडिट किया और इसका बैलेंस आपने पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, डेबिट कर दिया, ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया। अब जो आपने नए पार्टनर की गुडविल के लिए एंट्री करनी है, उसकी क्या एंट्री होगी, वो एंट्री होगी वो जो लेकर आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट करो 2 लाख से, वो क्या लेकर आ रहे हैं, कैपिटल लेकर आ रहे हैं, गुडविल तो लेकर नहीं आ रहा। उसके कैपिटल अकाउंट को 2 लाख से हमने क्रेडिट भी किया, और जो गुडविल वो नहीं लेकर आ रहा, तो उसके करंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 50,000 से, और किसने उसके लिए कंट्रीब्यूट किया, उसी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इस 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो जो ऑलरेडी गुडविल बुक्स में अपीयर हो रही है, और जो आपको वैल्यू दी है, वैल्यू के साथ आपको कैलकुलेशन करनी है, इन दोनों को मिक्स नहीं करना, चीजों को दोनों को अलग अलग समझो। ये गुडविल आपके लिए खर्चा है, जो कि ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बटेगा।
नई गुडविल की आपको जो एडजस्टमेंट्स करनी है, नए पार्टनर की गुडविल का शेयर निकालना है, उसे आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। इसके बाद आपका आता है पार्ट अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जब नया पार्टनर आ रहा है तो हमें एक तरह से अपनी पार्टनरशिप को रिवैल्यूएट भी करना है, एसेट्स और लायबिलिटीज देखनी है इस टाइम पर हमारी कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, क्या बनता है कोई हिसाब किताब। तो अगर आपकी एसेट कोई उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो वो आपके लिए इनकम है, प्रॉफिट है, तो आप उसे क्रेडिट करोगे। और अगर कोई एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो आप उसको डेबिट करोगे। इसी तरह से लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होती है तो आपके लिए फायदा है ना, फायदा है तो क्रेडिट करोगे। और लायबिलिटी कोई बढ़ जाती है तो आपके लिए नुकसान है, उसे आप डेबिट करोगे। अनरिकॉर्डेड एसेट मतलब कि कोई ऐसी एसेट मिल जाती है आपको जो आपने रिकॉर्ड ही नहीं की, तो वो आप क्या करोगे, वो आपके लिए फायदा है तो क्रेडिट करोगे। ऐसे ही कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिल जाती है, ऐसी लायबिलिटी जो आपने रिकॉर्ड ही नहीं की, बुक्स में लिखी नहीं और वो आपको रिवैल्यूएट करते हुए पता चली, तो वो आपके लिए नुकसान है जिसे आप डेबिट करोगे। एंड में आप जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आता है या लॉस आता है, प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, वो किससे रिलेटेड होगा? नया पार्टनर तो बाद में आया है, ये सारा हिसाब किताब किससे रिलेटेड है? ओल्ड पार्टनर से रिलेटेड है, तो ओल्ड पार्टनर्स में ही बटेगा और ओल्ड रेशियो में बटेगा। न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो से कोई मतलब नहीं है। पुराना हिसाब किताब पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशियो में ही आप बांटोगे, ये हमेशा याद रखना। अब यहाँ पर जो पार्टनर्स हैं वो इतना काम कर रहे हैं तो उन्होंने कुछ रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी रखे होंगे, उनकी ट्रीटमेंट क्या होगी? तो उसमें से एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है जो कि मैंने चेंज इन पीएसआर में भी आपको समझाया है, फिर से समझ लो। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है क्या? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है एक तरह से बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जब कोई वर्कर्स की ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई रिजर्व बना लेती है, कोई वर्कर्स का कोई क्लेम आ जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है और सडनली आपको कोई ह्यूज अमाउंट पे करनी पड़ जाती है, तो उन सब चीजों के खर्चों के लिए आप एक रिजर्व बना लेते हो, आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हो कि कोई ऐसा क्लेम आया तो हम उसके लिए इसको उसके लिए इससे एडजस्ट कर देंगे। तो एक तरह से ये आपने क्या किया, एक रिजर्व पॉकेट मनी इकट्ठी की है ताकि वो खर्चा कोई आएगा तो आप उसको इससे एडजस्ट कर दो। अब जब आप यहाँ पर नया पार्टनर आ रहा है तो एक तरह से बिजनेस को वाइंड अप कर रहे हो, तो उस टाइम पर देखो आपकी बैलेंस शीट में ये रिजर्व आ रहा है, ये रिजर्व आ रहा है तो क्या इसके अगेंस्ट कोई क्लेम खड़ा है? कोई क्लेम नहीं खड़ा। तो ये रिजर्व तो हमने जो बनाई थी, पॉकेट मनी इकट्ठी की थी, अब उसका क्या करें? इस पॉकेट मनी को हम ओल्ड पार्टनर से रिलेटेड है, उनकी मेहनत का फल है, तो उन्हीं पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और रिजर्व है, रिजर्व का मतलब है क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी साइड पर आप इसको शो करते हो, ये रिजर्व है जो कि प्रॉफिट का ही एक पार्ट है, तो हम इसे डेबिट करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा और इसका बैलेंस हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दूसरा केस आता है अगर डब्ल्यूसीआर से आपका क्लेम कम है, मान लो आपका डब्ल्यूसीआर है 10,000 का और क्लेम आता है 8,000 का, तो हमारा जो रिजर्व था 10,000 का, उस पॉकेट मनी को जो हमने इकट्ठा किया था उसके अगेंस्ट हमारा खर्चा आया, वर्कर्स का क्लेम आया 8,000 का, तो हम वो 8,000 का खर्चा इस 10,000 से एडजस्ट कर देंगे। बाकी बचा हुआ 2,000 हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में। याद रखना, न्यू पार्टनर का कोई इसमें हिस्सा नहीं है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जो क्लेम आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ ये लायबिलिटी है, मैं हमें देनी है, तो वो लायबिलिटी अभी आपने पे नहीं की है, उसको आप बैलेंस शीट में शो करोगे। प्रोविजन फॉर डब्ल्यूसीआर अकाउंट 8,000 से ये आपने लायबिलिटी एक्सेप्ट की है, जो आप नई बैलेंस शीट में, न्यू रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट में आप इसको लायबिलिटीज में शो करोगे और 2,000 रुपए जो बच गए वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड रेशियो में। तीसरा केस आता है जब क्लेम और डब्ल्यूसीआर दोनों सेम है, मतलब कि जितनी पॉकेट मनी इकट्ठी की उतना ही खर्चा आ रहा है, तो हमारे पास बचा तो कुछ भी नहीं। तो ये बचा कुछ भी नहीं, तो जो क्लेम हमने एक्सेप्ट कर लिया, लायबिलिटी हमारे पास आ गई। हाँ, तो ये रिजर्व जो था ये डेबिट होकर के खत्म हो गया और कन्वर्ट हो गया लायबिलिटी में। हमने इसको लायबिलिटी को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये आपका बैलेंस शीट में आएगा
10,000 का रिजर्व था, 10,000 की लायबिलिटी हो गई, तो ये अब आप प्रोविजन फॉर WCR अकाउंट लायबिलिटीज में शो करोगे, रिजर्व आपका खत्म हो गया, सेट ऑफ हो गया। फोर्थ केस, जहां पर आपका क्लेम ज्यादा है और WCR कम है, मतलब कि रिजर्व 10,000 का और क्लेम अब आपके पास 12,000 का आ रहा है, पॉकेट मनी कम पड़ गई और खर्चा ज्यादा आ गया, उस केस में क्या करोगे? जितनी पॉकेट मनी है उतनी तो आप एडजस्ट कर ही दोगे, बाकी बचा हुआ 2,000 का जो एक्स्ट्रा आपकी लाइबिलिटी अराइज हो गई, वो एक तरह से एक्स्ट्रा लाइबिलिटी अराइज हुई, खर्चा हुआ, जिसके लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट खोल ही रहे हैं, जहां पर हम अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज को असेस कर रहे हैं। तो ये नई लाइबिलिटी और आपकी बढ़ गई है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट होगा 2,000 से। और अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट तो आपका पूरा डेबिट होकर के खत्म हो गया, 2,000 से आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट होगा 2,000 से, और प्रोविजन फॉर WCR अकाउंट, जितने की लाइबिलिटी क्लेम आपका 12,000 का आया, उसे आप बैलेंस शीट में शो करोगे, क्रेडिट करोगे इसको। ओल्ड पार्टनर्स में ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस आपका आया 2,000 का, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना मत भूलना, उनके अकाउंट में डेबिट करना है ओल्ड रेशियो में। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है? जो हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट्स आपको पता है, मार्केट प्राइस उनका कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कांस्टेंट नहीं रहता। हमें डर रहता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स एकदम से बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट ना हो जाए, बहुत ज्यादा उसका प्राइस फॉल ना हो जाए, उसके लिए हमने ये रिजर्व बनाया। हम रिजर्व किसके लिए बनाते हैं? हम अपने रिजर्व बनाते हैं उन खर्चों के लिए जिनके लिए हमें डर रहता है कि कहीं हमें नुकसान ना हो जाए, हमें नुकसान ना हो जाए, इसके लिए हमने रिजर्व बनाया। तो अगर इन्वेस्टमेंट का प्राइस बढ़ेगा तो हमें नुकसान नहीं होगा, हमें फायदा होगा। अगर इन्वेस्टमेंट का प्राइस घटेगा तो ही हमें नुकसान होगा। तो फॉल इन प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए आपने ये रिजर्व बनाया है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। तो ये बात याद रखना, जहां पर मैक्सिमम बच्चे इंक्रीज इन प्राइस के लिए भी आप रिजर्व से एडजस्ट कर देते हो, जो कि रॉन्ग हो जाता है, हमें सिर्फ फॉल इन प्राइस देखना है। तो अब अगर आपकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है, मतलब कि जो बैलेंस शीट में आपने वैल्यू दिखाई है और जो मार्केट में उसका प्राइस चल रहा है इन्वेस्टमेंट का, दोनों का सेम है, तो क्या होगा? तो कुछ फॉल इन प्राइस तो हुआ नहीं, नुकसान तो हुआ नहीं। तो जो रिजर्व आपका मान लो 10,000 का था, वो एज इट इज स्टैंड कर रहा है, जिसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि इस टाइम पर हम अपनी बैलेंस शीट में जो भी चीजें हैं उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, एक नए सिरे से बिजनेस को स्टार्ट करने की। तो इस टाइम पर अगर हमारा ये रिजर्व स्टैंड कर रहा है और हमें इन्वेस्टमेंट से कोई लॉस नहीं हो रहा, तो जितना भी रिजर्व बचा हुआ है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड रेशियो में। दूसरा केस आता है आपका, जब इन्वेस्टमेंट का प्राइस तो कम हुआ, लेकिन इतना भी कम नहीं हुआ कि हमारा IFR कम पड़ जाए। मतलब कि 10,000 का अगर आपका IFR है और आपकी मान लो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपने जो बैलेंस शीट में शो की हुई है वो 10,000 है, और उसका फॉल इन प्राइस कितना हो गया? वो 8,000 की रह गई, तो मतलब कि 2,000 का आपको नुकसान हो रहा है, और आपने इस 2,000 के नुकसान के लिए ही तो IFR बनाया है। तो IFR में आपका रिजर्व स्टैंड कर रहा है 10,000 का, तो ये 2,000 का नुकसान हम किससे एडजस्ट कर देंगे? IFR से। तो IFR में से 2,000 रुपए तो निकल गए, ठीक है? बाकी कितने बचे? 8,000 रुपए। तो 8,000 रुपए का जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपका बचा हुआ है, वो प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट तो आपका पूरा 10,000 से डेबिट हुआ, 2,000 से आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया क्योंकि उसकी वैल्यू घट गई, बचे हुए 8,000 को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तीसरा केस, जब वैल्यू घटी और उतनी घटी जितना हमारा IFR, मतलब कि आपकी जो मार्केट वैल्यू थी इन्वेस्टमेंट की, वो इन्वेस्टमेंट आपकी मान लो 10,000 है, ठीक है, और मार्केट वैल्यू आज उसकी रह गई है 1,000, तो 9,000 रुपए का आपको नुकसान हुआ। और यहाँ पर हमारा IFR भी मान लेते हैं 9,000 ही था, तो 9,000 का नुकसान हुआ और 9,000 का ही आपका IFR था। तो दोनों आपस में एडजस्ट हो गए, इसी नुकसान के लिए आपने रिजर्व बनाया था, पूरा नुकसान आपका इसी के साथ एडजस्ट हो गया। तो अब क्या होगा? बचा तो कुछ नहीं, पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपका अकाउंट डेबिट होगा और इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी आपका क्रेडिट होगा। जितने से वो घट गई है, इन्वेस्टमेंट में फॉल आया है, उतने से आप उसको क्रेडिट करोगे।
फोर्थ केस, अब आपका जो आईएफआर है 10,000 का मान लेते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आईएफआर से ज्यादा घट गई है। इन्वेस्टमेंट आपकी थी, बैलेंस शीट में मान लेते हैं 25,000 की, और अब उसकी वैल्यू कितनी रह गई है? 5,000 रह गई। ये तो 20,000 से आपकी वैल्यू घट गई इन्वेस्टमेंट की, और आईएफआर आपने 10,000 का रखा था। तो 10,000 का नुकसान तो आपने एडजस्ट कर दिया आईएफआर से, बाकी 10,000 का नुकसान कहाँ से एडजस्ट करोगे? उसे हम रिवैल्यूएशन से एडजस्ट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे। जो एक्स्ट्रा जितना भी नुकसान हो रहा है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट जो एसेट है, हमारी उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो हम जितना रिजर्व से एडजस्ट कर सकते हैं उसको रिजर्व से करेंगे, बाकी बचा हुआ रिवैल्यूएशन में डाल देंगे। इन्वेस्टमेंट जो 25,000 की जगह 5,000 रह गई, तो 5,000 की दिखाने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट को 20,000 से क्रेडिट करना होगा। अब ये रिवैल्यूएशन का जो लॉस है, ये पार्टनर्स में आप ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट भी कर दोगे। तो रिवैल्यूएशन में हमने 10,000 डाले थे, 10,000 को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये 4 केस के साथ-साथ एक और केस है, जब आपकी इन्वेस्टमेंट की प्राइस घटने के बजाय बढ़ गए। तो ये तो आपके लिए फायदा हो गया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने बनाया था फॉल इन प्राइस के लिए। फॉल इन प्राइस तो हुआ नहीं, आपके इन्वेस्टमेंट के प्राइस 20,000 की जगह 25,000 हो गए, और जो रिजर्व में पैसा था 10,000 वो भी बचा हुआ है। तो रिजर्व तो पार्टनर्स में बटेगा ही बटेगा। ये रिजर्व एज इट इज पॉकेट मनी हमारी बची हुई है, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड रेशियो में। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ गई, एसेट की वैल्यू बढ़ गई, तो वो हम रिवैल्यूएशन में दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। अब ये प्रॉफिट रिवैल्यूएशन वाला भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। करेक्ट है? तो जब वैल्यू इंक्रीज होगी तब भी आप दो बार डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओगे, रिजर्व और रिवैल्यूएशन वाला। और जब अगर वैल्यू घटती है तो रिवैल्यूएशन के लॉस को भी आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए दिखाओगे। क्वेश्चन के साथ समझ लो। वर्कमैन कंपनसेशन आपका आ रहा है क्लेम 1,20,000 का, और जो कि आपके पास रिजर्व है कितना? 1,00,000 का। तो क्लेम है 1,20,000 का, मतलब कि रिजर्व कम है, क्लेम ज्यादा। तो क्या होगा? ओल्ड रेशियो है हमारी 1:1, क्लेम हमारा 1,20,000, रिजर्व हमारे पास 1,00,000, एडजस्ट पूरा कर दिया। 20,000 का जो एक्स्ट्रा लॉस आ रहा है उसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पूरा 1,00,000 का, ये भी एडजस्ट हो जाएगा। और प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ये हमने जो क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, लाइबिलिटी हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। रिवैल्यूएशन का लॉस 20,000 रुपए का हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनकी ओल्ड रेशियो में। तो दोनों पार्टनर्स में लॉस है, तो इसका अकाउंट डेबिट होगा पार्टनर्स का, रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप क्रेडिट करके खत्म कर दो। दूसरा केस, जहां पर क्लेम कम है और रिजर्व ज्यादा है। तो 1,00,000 रुपए का आपका रिजर्व है, क्लेम आपका 90,000 है, तो 10,000 रुपए आपके पास अभी भी रिजर्व में बच गए। 90,000 रुपए एडजस्ट करने के बाद 10,000 आपके पास बच गए हैं, तो ये 10,000 रुपए आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ओल्ड रेशियो में। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हुआ, 90,000 से पूरा एडजस्ट हो गया। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन आपने एक्सेप्ट कर लिया ये क्लेम, और बाकी बचे हुए 10,000 आपने रिजर्व में के पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। 5,000 आएगा, 500 टाइपो एरर है। इन्वेस्टमेंट्स का भी समझ लो क्वेश्चन के साथ। ए बी दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। नया पार्टनर सी आता है 1/3 शेयर के लिए। तो अब रिजर्व आपके पास 40,000 है, इन्वेस्टमेंट आपकी बैलेंस शीट में 3,00,000 की आ रही है, मार्केट वैल्यू 2,90,000 हो जाती है। तो अब यहाँ पर फर्स्ट केस में देखो, उसकी वैल्यू 3,00,000 से घट के 2,90,000 हो गई। 10,000 का आपका फॉल इन प्राइस आ रहा है, नुकसान आ रहा है, तो इसको हम अपने रिजर्व 40,000 से एडजस्ट कर देंगे, बाकी बचा हुआ रिजर्व 30,000 का पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट 10,000 से तो एडजस्ट हो गया इन्वेस्टमेंट के साथ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपने क्रेडिट किया, बचा हुआ 30,000 हमने पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद सेकंड केस है आपका, इन्वेस्टमेंट 2,45,000 हो गई, 3,00,000 की 2,45,000, मतलब कि 55,000 का नुकसान। रिजर्व अब आपके पास 40,000 का है, तो जितना रिजर्व है वो तो आपने एडजस्ट कर दिया, बाकी बचे हुए 15,000 रिवैल्यूएशन में दिखाओगे। तो एंट्री क्या बनेगी?
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000, रिवैल्यूएशन लॉस अकाउंट 15,000, जो एक्स्ट्रा लॉस आ रहा है इन्वेस्टमेंट अकाउंट आप क्रेडिट करो 55,000, क्योंकि इतने से अब आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटा के दिखानी, 3 लाख की जगह 2,45,000 दिखानी, तो इतना तो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। अब जो ये रिजर्व तो आपके पास बचा नहीं, बल्कि ये जो लॉस है ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, उनके अकाउंट को डेबिट करोगे। तीसरा केस है जहां पर आपकी मार्केट वैल्यू और इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू दोनों सेम है, 3-3 लाख है, तो रिजर्व आपका कितना बचा, 40,000 एज इट इज बचा हुआ है, नुकसान कुछ नहीं हुआ, तो रिजर्व को आप ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे और ये प्रॉफिट है तो उनके अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, रिजर्व अकाउंट आपका डेबिट होकर के खत्म हो जाएगा। लास्ट केस है, यहाँ पर देखो मार्केट वैल्यू 3,25,000 हो गई, 3 लाख की जगह 3,25,000, मतलब कि 25,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, तो रिजर्व का तो आपका कहीं पर यूज नहीं हुआ, ये एज इट इज पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी तो 25,000 से आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 25,000 से, ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी आप पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, प्रॉफिट है तो उनका अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, और जो रिजर्व है वो भी पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, खत्म कर दोगे। क्लियर है? ये तो बात थी आपकी WCR और IFR की। दूसरे रिजर्व्स भी तो हो सकते हैं, कोई जनरल रिजर्व है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है। मान लो पार्टनर्स के अकाउंट में प्रॉफिट को ट्रांसफर करने के बजाय हमने बैलेंस शीट में अलग से ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को शो किया शो किया है, तो हम उसके उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे अकाउंटिंग करेंगे? तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दिया है, आपके पास नया पार्टनर आ रहा है, आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, तो इन्वेस्टमेंट कितने की आपकी मार्केट वैल्यू है 32,000 की, और है कितने की 40,000, मतलब कि 8,000 से इसकी वैल्यू घट गई। 40,000 आपने बैलेंस शीट में शो किए, 32,000 की मार्केट वैल्यू है, तो 8,000 से इसकी वैल्यू घट गई, तो रिजर्व आपके पास 10,000 का है, तो 10,000 से इस 8,000 को एडजस्ट कर दो, 2,000 का रिजर्व अब आपके पास बचा हुआ है, जिसे आप पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो बाकी के जो 8,000 हैं वो हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट से क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट आपका डेबिट हुआ 8,000 से, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपने 8,000 से क्रेडिट कर दिया, तो 8,000 तो यहाँ एडजस्ट हो गए, बचे हुए 2,000 हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। WCR के लिए कोई क्लेम नहीं है, कोई क्लेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व 40,000, ये भी तो आपका रिजर्व भी है, ये भी तो आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, तो जनरल रिजर्व 40,000, WCR 35,000, ये दोनों का टोटल 75,000 आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। इन दोनों अकाउंट को आप डेबिट करो, क्योंकि ये क्रेडिट हो रहे हैं और हमको इनको खत्म करना है, तो खत्म करने के लिए इनके अकाउंट को डेबिट करोगे, तभी तो बैलेंस खत्म होंगे, और इनका ये प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, तो इनके अकाउंट आप क्रेडिट करोगे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। साथ में आपको बैलेंस शीट में जरूर से चेक करना है, डेफिनेटली चेक करना है, हमेशा बनाते हुए कि जनरल रिजर्व्स ये कुछ बचे हुए हैं तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एसेट साइड पे भी देख लेना है, सिर्फ लायबिलिटी साइड पर नहीं देखना, एसेट साइड पर भी कई बार होते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका एसेट साइड पर आ रहा है 20,000, इसका मतलब ये नुकसान है, ये नुकसान है, तो ये भी पार्टनर्स के अकाउंट में जाएगा। कौन से पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में जाएगा, ओल्ड रेशियो में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो तीनों के पार्टनर्स के अकाउंट आप डेबिट करो और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप क्रेडिट करोगे, ये डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट करोगे तभी खत्म होगा। ये भी हो गया, समझ में आ गया। अब कर लेते हैं फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन। यहाँ पर देखो क्या है, दो पार्टनर से एक्स और वाई, 4 लाख और 3.5 लाख की कैपिटल, 3:2 की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। 1 अप्रैल 2022 को नया पार्टनर जेड आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। क्रेडिटर्स 3,20,000 है, जनरल रिजर्व 1,80,000 है, और उनकी एसेट अपार्ट फ्रॉम कैश कंसिस्टेड डेटर्स, इतना स्टॉक, इतना पेटेंट्स, इतना बिल्डिंग, इतनी, तो जेड लेकर आ रहा है कैपिटल के लिए इतना, गुडविल के लिए कितना लेके आना है, गुडविल का पूरी फर्म का इतना बताया है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन आपको करनी है, उसका शेयर कितना बनता है, और अब देख लेते हैं कैसे करोगे आप।
सबसे पहले जब भी आपको ये क्वेश्चन करना है, आपको पता है गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, गुडविल की आपको एडजस्टमेंट करनी है, जिसके लिए आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए। तो यहाँ पर जेड अगर आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, तो 1/5 शेयर के लिए उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है? तो ओल्ड रेशियो आपके पास है एक्स और वाई की 3:2, और जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट है आपके पास 1/5, और दोनों कितना सेक्रीफाइस करें ये आपके पास आप अपने आप निकाल सकते हो। 1/5 शेयर देने के बाद बचे हुए प्रॉफिट 4/5 को आप एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 3:2 की रेशियो में, यही उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो अब यहाँ पर देखो, गुडविल आपकी 5 लाख है पूरी फर्म की, और जेड की गुडविल कितनी बनेगी? 1/5 उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है, तो 1/5 ही उसका शेयर ऑफ गुडविल होगा। 1 लाख रुपए उसको गुडविल के लाने होंगे। तो एंट्रीज क्या बनेगी? यहाँ 1 लाख का कंट्रीब्यूशन किसने किया? किसने सेक्रीफाइस किया अपना शेयर ऑफ गुडविल? एक्स और वाई ने। किस रेशियो में? 3:2। तो उन दोनों में ही आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो सबसे पहले एंट्री बनेगी सॉरी, जो वो 3 लाख रुपए कैपिटल लेकर आ रहा है, तो कैश अकाउंट आपका आएगा 3 लाख रुपए और 1 लाख रुपए की उसकी गुडविल। तो 4 लाख रुपए उसका कैश या बैंक अकाउंट जो भी है आप डेबिट करो। जितनी कैपिटल वो लेकर आ रहा है उसके लिए उसके कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। और जो गुडविल लेकर आ रहा है उसके लिए हम गुडविल अकाउंट के लिए हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 1 लाख रुपए। नया पार्टनर आ रहा है, उसका शेयर ऑफ गुडविल वो लेकर आ रहा है, तो आप प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करोगे। अब ये किसके लिए लाया है? किसके पास जाना है ये? जिन्होंने सेक्रीफाइस किया। किसने किया? एक्स और वाई ने। तो प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट जो कि गेनिंग पार्टनर का है, तो उसके अकाउंट को आपने डेबिट किया 1 लाख रुपए। ये अकाउंट आपका खत्म हो जाएगा, बैलेंस शीट में आप कहीं नहीं शो करोगे। इस अकाउंट के बैलेंस को आप ट्रांसफर करोगे एक्स और वाई के अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में, उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जो कि है 60,000 और 40,000। तो इस तरह से क्वेश्चन जब भी आपको स्टार्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन, आप पहले गुडविल की एडजस्टमेंट करो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो। अब यहाँ पर साथ के साथ फॉर्मेट तैयार रखो, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी साथ के साथ एंट्रीज करो। तो जेड जो लेकर आ रहा है कैपिटल 3 लाख लेकर आ रहा है, इन दोनों की पहले से ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल के, जो कि आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 लाख और 3.5 लाख। प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट जो कि इन दो ने एक्स और वाई के अकाउंट में ही आपको क्रेडिट करना है 60,000 और 40,000। जेड के अकाउंट में बिल्कुल मत दिखाना, गलती मत करना। जो गुडविल का शेयर वो लेकर आता है नया पार्टनर, हम उसके कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाते। आगे आपको देखो क्या एडजस्टमेंट्स करनी है। और इसके बाद यहाँ पर जनरल रिजर्व आ रहे हैं आपके। जनरल रिजर्व आ रहे हैं 1,80,000 के। तो 1,80,000 से आप इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करो, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड रेशियो में, तो उनके कैपिटल अकाउंट में आप ट्रांसफर करो 1,08,000 और 72,000 रुपए, जिसका जितना शेयर बनता है। यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो ये क्या कह रहा है कि आपका जो स्टॉक था 2,94,000 का है। पहले कितना था स्टॉक? 3 लाख का था, जो कि 2,94,000 का रह गया। 6,000 का नुकसान हुआ। नुकसान है तो इसका मतलब हम डेबिट साइड पर लिखेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट हुआ, टू स्टॉक अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ 6,000 से। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, तो पेटेंट की वैल्यू आपके पास है 74,000, जो कि वैल्यूलेस हो गई, तो ये भी नुकसान हो गया। नुकसान हो गया तो 74,000 से आप उसको लेस करके दिखाओगे। मेरी आपको यही एडवाइस है कि आप साथ ही साथ जो बैलेंस शीट बननी है उसका फॉर्मेट भी तैयार रखो। तो स्टॉक की जो नई वैल्यू आ गई है 2,94,000, उसको साथ के साथ लिखो। और पेटेंट्स जो आपको नुकसान हुआ 74,000 रुपए रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ लिखे। अब उसकी वैल्यू बची ही नहीं, तो हमको बैलेंस शीट में दिखाना ही नहीं है। इसके बाद ये क्लेम है फर्म के अगेंस्ट 20,000 रुपए का, जिसके लिए हमारे पास रिजर्व नहीं है। तो ये अनरिकॉर्डेड आपका एक लाइबिलिटी है जो अराइज हो गई। तो ये नया आपके लिए नुकसान है, जिसे हम लाइबिलिटी डेबिट साइड पर डालेंगे 20,000 रुपए का। 20,000 रुपए का क्लेम फॉर डैमेजेस, 20,000 रुपए का रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपने डाला। अब आपका देखना है एंड में प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। लेकिन नहीं, बात याद रखना, ध्यान रखना, जो भी आपकी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी या एसेट आती है
उसको भी आपको बैलेंस शीट में शो करना है। जैसे कि ये क्लेम फॉर डैमेजेस आपने एक्सेप्ट किया उस लायबिलिटी को, तो आपकी ये बैलेंस शीट में शो की जाएगी 20,000 रुपए का क्लेम फॉर डैमेजेस। अब ये लॉस है आपका 1,00,000 रुपए का, जिसे हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इनके कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट होकर के खत्म हो गया। क्लियर है? रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस अब आप साथ ही साथ यहाँ पर उनके अकाउंट में डेबिट कर दो। ये भी हो गया, रिवैल्यूएशन भी हो गया, गुडविल भी हो गया, जनरल रिजर्व भी हो गया। लेकिन अब यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस भी अब आपने इन तीनों पार्टनर्स के निकाल लिए। अब जो आप बैलेंस शीट बनाओगे, यहाँ पर देखो 20,000 का क्लेम आ गया, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी आ गए, जितनी जो एसेट थी आपकी वो भी आप शो कर दो। यहाँ पर आपका जो आएगा एसेट्स में, ध्यान से रीड करो क्वेश्चन में, वहां लिखा हुआ है अपार्ट फ्रॉम कैश। अपार्ट फ्रॉम कैश आपके पास एसेट्स दी हैं सारी की सारी। तो जो कैश है वो कितना आएगा आपका यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा, जेड कितना लाया 3,00,000, गुडविल का भी 1,00,000, क्लोजिंग बैलेंस आपको निकालना है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, मेमोरेंडम बैलेंस शीट, क्योंकि आपके पास यहाँ पर सारी एसेट्स दी हैं लेकिन कैश का बैलेंस नहीं दिया। इसका मतलब कैश भी है उसका बैलेंस नहीं है, तो वो आपको एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगी। यहाँ जो बैलेंसेस दिए हुए हैं एसेट के वो लेने होंगे। तो जैसे कि यहाँ पर देखो जनरल रिजर्व आपके पास 1,80,000 थे, 3,20,000 के आपके पास क्रेडिटर्स थे और दोनों पार्टनर्स के बैलेंसेस क्या थे, 4,00,000 और 3,50,000, तो 12,50,000। एसेट्स भी इसी तरह से देखो, स्टॉक 3,00,000, डेटर्स 4,32,000, बिल्डिंग 2,04,000, पेटेंट 74,000। ये हम अभी पहले की बैलेंस शीट बना रहे हैं, नए पार्टनर के एडमिशन से पहले की बैलेंस शीट ताकि हम कैश का बैलेंस निकाल सके। तो लाइबिलिटीज माइनस एसेट करो तो आपके पास 2,40,000 का बैलेंसिंग फिगर आ गया कैश का, जो कि यहाँ पर मिसिंग था। वही आपको चाहिए था नई बैलेंस शीट बनाते हुए। तो आपने ये सारी फिगर्स तो ले ली, लेकिन वहां जो आपके क्वेश्चन में लिखा है वो कैश का बैलेंस 2,40,000 जो आपको चाहिए था, वो लेने के बाद अब आपके पास कैश कितना आया वो प्लस माइनस करना मत भूलना। तभी आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं करती और आप कंफ्यूज होकर के उसी क्वेश्चन में लगे रहते हो, क्योंकि आप साथ के साथ ध्यान नहीं देते हो कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो भी तो कैश लेकर आ रहा है तो उसको भी प्लस माइनस आपको करना है। अब आपका कैश का क्लोजिंग बैलेंस आ गया 6,40,000 और एंड में अब आपकी ये बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। क्लियर है? जनरल रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट्स आपकी वो एडजस्ट हो चुकी है, वो कोई और क्वेश्चन था आई थिंक। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आता है दूसरा टॉपिक आपका हिडन गुडविल का। हिडन गुडविल क्या है? अभी तक तो हमें वैल्यूएशन दी हुई थी कि इतनी वैल्यू है गुडविल फर्म की, इतनी गुडविल की वैल्यूएशन आपके पास दी हुई है, फिगर है आपके पास। लेकिन वो फिगर ना हो क्वेश्चन में तब क्या होगा, उसे कहेंगे हम हिडन गुडविल। और इस केस में हम जो नया पार्टनर आता है और वो कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है उसके बेस से हम हिडन गुडविल, उसके बेस पर हम टोटल कैपिटल निकालेंगे और उसी के बेस पर आपकी गुडविल की वैल्यू भी निकल कर आएगी। कैसे देखो दो पार्टनर है हेमंत और निशांत, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, 1,60,000 और 1,00,000 उन दोनों की कैपिटल। नया पार्टनर सोमेश आ रहा है 1 अप्रैल 2021 को 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। सोमेश लेकर आ रहा है 1,20,000 रुपए कैपिटल। गुडविल आपको पता नहीं है, निकालनी है, कैसे करोगे देखो। अगर सोमेश 1,20,000 रुपए कैपिटल लेकर आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, अगर उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/5 बनता है और 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए वो 1,20,000 रुपए की कैपिटल लेकर आ रहा है, तो टोटल कैपिटल इस हिसाब से कितनी होनी चाहिए टोटल कैपिटल होनी चाहिए इस हिसाब से 1,20,000 1/5 पार्ट है तो टोटल हो जाएगा, कोई चीज है उसका 1/5 पार्ट 1,20,000 है, तो टोटल क्या होगा, 5 हिस्सों में से एक हिस्सा आपका 1,20,000 है, तो सारे 5 हिस्से अगर हम मिला दें तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6,00,000 हो जाएगी। तो टोटल कैपिटल 6,00,000 होनी चाहिए। अगर हम नए पार्टनर के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करें तो टोटल कैपिटल फर्म की 6,00,000 होनी चाहिए।
अब नए पार्टनर के आने के बाद हम सारी कैपिटल टोटल करते तो कितनी बनती है? हेमंत, निशांत और नया पार्टनर जो आ रहा है उसका नाम है सोमेश, तीनों की कैपिटल ऐड कर दो, 1,60,000, 1,00,000 और 1,30,000, जो कि बनती है 3,80,000। और इसके हिसाब से कितनी बनती है नए पार्टनर के हिसाब से? 6,00,000। तो इसका मतलब क्या है? 2,20,000 का जो डिफरेंस आ रहा है वही हमारी गुडविल है। तो इसे ही आप क्या कहोगे? हिडन गुडविल, जो कि आपने कैपिटल के बेस को लेकर के कैलकुलेट की। नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होगी, और उसकी कैपिटल मिलाकर के बाकी दोनों ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल मिलाकर के टोटल कैपिटल कितनी बन रही है, उन दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वही आपकी गुडविल होगी। अब इसमें जो समझने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि जो नए पार्टनर के बेस को लेकर आप जो कैपिटल निकालोगे वो ज्यादा होनी चाहिए और कंबाइंड कैपिटल कम होनी चाहिए। अगर आपकी कंबाइंड कैपिटल ज्यादा आती है और नए पार्टनर के अकॉर्डिंग कैपिटल कम बनती है तो वो हिडन गुडविल नहीं होगी, वहां पर कुछ ना कुछ मिस्टेक है या वहां पर गुडविल की वैल्यूएशन नहीं होगी। क्लियर है? तो ये पॉइंट याद रखना हमेशा। नए पार्टनर के बेस को लेकर अगर आप गुडविल कैलकुलेट कर रहे हो, कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हो, तो वो ज्यादा होगी दूसरी कैपिटल से। क्लियर है? तो अब सोमेश का शेयर गुडविल में कितना बनेगा? 2,20,000 आपने टोटल गुडविल निकाल ली है। 1/5 शेयर ऑफ गुडविल होगा उसका 44,000 रुपए। 44,000 को अब आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी? 3:2, क्योंकि इसको देने के बाद बचे हुए प्रॉफिट को ही बाकी के पार्टनर ने बांटा है। तो ये आपकी गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी? आपको पता ही है, जो नया पार्टनर आ रहा है उसके अकाउंट को आप डेबिट करोगे, सोमेश अकाउंट डेबिट होगा और बाकी के पार्टनर्स को आप क्रेडिट करोगे अगर बार की बार उनके आपस के अकाउंट में एडजस्टमेंट होती है। क्लियर है? अब देखते हैं हम यहाँ पर एक्स और वाई दो पार्टनर से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3 है। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर उन दोनों के कैपिटल अकाउंट भी दिए, रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस भी दिया है। जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/5 है और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नई जो होगी 3:1:1 होगी। जेड लेकर आ रहा है कैपिटल 3,00,000 रुपए। आपको कैलकुलेशन करनी है गुडविल की। कैसे करोगे? पहले तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपके पास आ गई। उसके बाद यहाँ पर जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/5 है, तो उसकी कैपिटल 3,00,000 है। तो 3,00,000 कैपिटल लेकर आ रहा है वो 1/5 शेयर के लिए। तो 5 हिस्सों में से एक हिस्से की वैल्यू 3,00,000 है, तो टोटल कैपिटल कितनी होगी? टोटल कैपिटल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? 3,00,000 को 5 से मल्टीप्लाई, तो वो आ जाएगी 15,00,000। अब यहाँ पर हमारे को चाहिए ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट। आफ्टर एडजस्टमेंट का क्या मतलब है? यहाँ पर जितने भी रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, ये किससे रिलेटेड है? पार्टनर से रिलेटेड है ना। इनको भी आप पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हो। प्रॉफिट है वो भी पार्टनर्स के अकाउंट में ही एडिशन होता है, रिजर्व है वो भी पार्टनर्स के अकाउंट में एडिशन होगा, और ये जो खर्चा है ये पार्टनर्स के अकाउंट में से लेस होगा। तो 1,60,000 जमा 40,000 माइनस 10,000, 1,90,000 को दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो अब इनकी कैपिटल बढ़ करके कितनी हो जाएगी? एक्स की हो गई 4,33,000 और वाई की हो गई 2,07,000। अब आप देखो यहाँ पर जेड की कैपिटल के अकॉर्डिंग 3,00,000 उसकी जो कैपिटल है, जो नया पार्टनर लेकर आ रहा है, टोटल कैपिटल 15,00,000 होनी चाहिए। अभी मैंने आपको बताया एक हिस्सा अगर 3,00,000 है तो 5 हिस्से मिलकर के कितने बन जाएंगे? 15,00,000। तो नए पार्टनर के अकॉर्डिंग तो टोटल कैपिटल फर्म की 15,00,000 होनी चाहिए, और है कितनी? सभी की कैपिटल को ऐड करो। दोनों पार्टनर्स जो ओल्ड पार्टनर्स है उनकी कैपिटल और नए पार्टनर की कैपिटल को मिला करके आपकी कैपिटल बन रही है 9,40,000, जो कि कम है। नए पार्टनर के अकॉर्डिंग उसका बेस लेकर के कैलकुलेट की तो 15,00,000 और है कितनी? 9,40,000। तो डिफरेंस है आपका 5,60,000 का, यही आपकी गुडविल है। याद रहेगा, ध्यान रहेगा। इस क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या देना है, समझना क्या है, याद क्या रखना है? अगर आपके पास रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस ये सब भी है, तो हिडन गुडविल निकालने से पहले
कैपिटल की कैलकुलेशन करने से पहले आपको ओल्ड पार्टनर्स में उनके अकाउंट में इन सब का जितना भी कंट्रीब्यूशन बनता है, जितना भी इनका हिस्सा बनता है, शेयर बनता है, वो आपको उनके अकाउंट में ऐड करना है, उनके अकाउंट में प्लस करना है, उनकी एडजस्टमेंट्स करनी है। प्लस होना है तो प्लस करना है, माइनस होना है तो माइनस करना है। तो आफ्टर एडजस्टमेंट कैपिटल लेनी है आपको, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट लेनी है, रिजर्व्स और प्रॉफिट्स को ऐड करना है। ये करने के बाद 5,60,000 की आपके पास टोटल गुडविल आ गई फर्म की। अब इसमें से जेड का शेयर कितना बनेगा? 1/5, 1,12,000 रुपए, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें? एक्स और वाई में, उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो बैंक अकाउंट 3 लाख रुपए जो वो कैपिटल लेकर आ रहा है, और जो वो गुडविल लेकर आनी चाहिए थी 1,12,000 जो नहीं लेकर आ रहा, तो जेड के करंट अकाउंट को, जेड्स करंट अकाउंट आपका डेबिट होगा 1,12,000 से, और इन दोनों पार्टनर को आप क्रेडिट करोगे उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? अब आ रही आती है आपकी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर्स कैपिटल नॉट गिवन। क्या है अब आपका नया पॉइंट? न्यू पार्टनर्स कैपिटल नॉट गिवन। अभी तक था कि नए पार्टनर की कैपिटल आपके पास है। अब अगर नए पार्टनर की कैपिटल नहीं है, तब आप क्या करोगे? अब यहाँ इस केस में हम क्या करेंगे? मान लो ये क्वेश्चन है, उस केस में हम ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को बेस लेके चलेंगे। कैसे लेके चलेंगे? ये पूरा क्वेश्चन है आपके पास। इस क्वेश्चन में देखो, आपके पास दो पार्टनर है, नेम और खेम। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। प्रेम एक पार्टनर उनको ज्वाइन करता है 1/3 शेयर के लिए प्रॉफिट्स में। उसका कंट्रीब्यूशन प्रोपोर्शनेट रहेगा कैपिटल में। कैसे करोगे? यहाँ पर सबसे पहले हमको गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। कैसे करनी है? देखो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको निकालनी है। सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लो। कंट्रीब्यूशन किस तरह से होगा? विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन नेम एंड खेम इन 3:2 रेशियो। 2/3 का जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:2 की रेशियो। 3:2 ही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई। नया शेयर नेम और खेम का आपके पास आ गया, नई रेशियो आ गई 6:4:5 आपने निकाल ली नए रेशियो के अकॉर्डिंग, नए शेयर के अकॉर्डिंग। इसके बाद नए रेशो को निकालने के बाद आपने क्या किया? देखो, उसको निकालने की क्यों जरूरत थी? प्रेम का शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/3 है, और प्रेम की कैपिटल कितनी है वो हमारे पास नहीं है, लेकिन प्रेम हैड टू कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो इफ 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट इज ऑफ प्रेम, तो बाकी बचा हुआ रिमेनिंग प्रॉफिट नेम और खेम का है, जो कि 2/3 है। और 2/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर नेम और खेम का है, तो 2/3 ही उनकी कैपिटल भी होगी। तो उनकी कैपिटल कितनी होगी? आफ्टर एडजस्टमेंट आपको निकालनी है, आफ्टर एडजस्टमेंट चाहिए। जो कैपिटल इनकी दी हुई है, इसमें आपको बाकी एडजस्टमेंट्स करनी है। कौन सी एडजस्टमेंट्स? जैसे ये रिजर्व है, ये उनके अकाउंट में आप ट्रांसफर करोगे। रिवैल्यूएशन होना है, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आप उसके अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड बाय 10%, तो 8,000 से प्लांट एंड मशीनरी घट गई, नुकसान है, डेबिट करो। स्टॉक 3,000 से बढ़ गया, तो 3,000 से आपका बढ़ गया, साथ के साथ बैलेंस शीट में शो करो। 3,000 से आपका स्टॉक बढ़ गया, तो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है तो आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे 3,000 रुपए। साथ के साथ स्टॉक की वैल्यू 38,000 रुपए हो गई, आप बैलेंस शीट में शो करो। इसके बाद बैड डेट्स प्रोविजन वाज टू बी क्रिएटेड एट 5%। तो 60,000 के डेटर्स हैं, प्रोविजन आपको बनाना है बैड डेट्स का, तो 5% आपका हो जाएगा 3,000 रुपए। ये नया खर्चा आप शो करना चाहते हो, तो ये नया खर्चा 3,000 रुपए का आपके लिए नुकसान है, जिसे आप डेबिट साइड पर शो करोगे। 3,000 रुपए ये शो करने के बाद अब आप डेटर्स आप यहाँ पर शो करोगे लेस करके 57,000 से। यहाँ पर नेक्स्ट आ रहा है आपका एक्रूड इनकम नॉट अपियरिंग इन द बुक्स, 900 रुपए। एक्रूड इनकम अनरिकॉर्डेड एसेट है आपकी, अनरिकॉर्डेड एसेट 900 रुपए यहाँ पर आपकी क्रेडिट साइड पर आएगा, इनकम है, और यहाँ पर ये आपके एसेट है, तो यहाँ पर 900 रुपए आपकी बैलेंस शीट में आ जाएगा। ये सारा प्रॉफिट है या लॉस आ रहा है? आप देखो, लॉस आ रहा है 7100 रुपए, जिसे आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड रेशियो में। जिसका जितना शेयर बनता है उनके कैपिटल अकाउंट में आप डेबिट कर दोगे। तो यहाँ पर आप
कैपिटल अकाउंट खोलो, डेबिट कर दो, उनका जो लॉस आ रहा है रिवैल्यूएशन का लॉस आप डेबिट साइड पर लिखो। इसके बाद देखो, ये एडजस्टमेंट करने के बाद, रिवैल्यूएशन का करने के बाद चेक करो कोई रिजर्व है। हाँ रिजर्व है, 50,000 हमने यहाँ पर, इसको भी प्रॉफिट है तो ये दोनों पार्टनर्स में एडिशन होगा, उनके कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट करोगे। रिवैल्यूएशन भी हो गया, रिजर्व फंड भी हो गया। अब क्या करें आफ्टर एडजस्टमेंट, अब आपकी कैपिटल क्या आएगी? यहाँ पर गुडविल, गुडविल की कंट्रीब्यूशन क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल ₹20,000 इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये जो गुडविल है आपकी, जो नया पार्टनर लेकर आ रहा है, कितना आ रहा है? हाँ, यहाँ पर आ रहा है 20,000 का एज प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है वो 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए जो नए पार्टनर की गुडविल है वो भी तो नए पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी, वो भी तो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो ये 20,000 रुपए की गुडविल को इन दोनों पार्टनर्स के अकाउंट में आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे 12,000 और 8,000 से। तो ये सभी एडजस्टमेंट्स करने के बाद अब आप देखो इनकी कैपिटल कितनी आ रही है। ये कैपिटल आ रही है ओल्ड पार्टनर्स की, इन दोनों की 87,740 और 65,160 रुपए, जो कि किसके इक्वल है? टू थर्ड के इक्वल। तो टोटल कैपिटल ऑफ नेम एंड खेम आफ्टर एडजस्टमेंट आपकी आ गई 1,52,900 रुपए, जो कि टोटल कैपिटल की टू थर्ड है। टोटल कैपिटल की टू थर्ड है, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी हो जाएगी? तीन हिस्सों में से दो हिस्से अगर आपके 1,52,900 है, तो तीन हिस्सों की टोटल वैल्यू आपकी हो जाएगी 2,29,350 रुपए। तो इसका मतलब क्या है? ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है 2,29,350। इसमें से बाकी ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को माइनस कर दो, या इसका वन थर्ड पार्ट निकाल लो। वही प्रेम की कैपिटल है, वही नए पार्टनर की कैपिटल जो मिसिंग थी, जो आपको निकालनी थी, वो आपको मिल गई 76,450 रुपए। और यहाँ पर आपने लिख दिया कि कैश एट बैंक। अब ये पैसा वो कैपिटल लेकर आ रहा है, तो ये आपकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेम्स कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री होगी। तो अब सभी पार्टनर्स की कैपिटल के बैलेंसेस भी अब आपके पास आगे, बैलेंस शीट अब आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कैश का बैलेंस आपका चेंज हो जाएगा, जितनी वो कैपिटल लेकर आ रहा है और जो वो गुडविल लेकर आया। 20,000 रुपए वो गुडविल लेकर आया और 76,000 रुपए की कैपिटल लेकर आया। तो उससे आपकी कैश एट बैंक कितना आ गया? 1,01,450 रुपए। कुछ और भी था, शायद और भी था ना। कैपिटल उसकी कितनी है? 76,450 और 20,000 की गुडविल, 96,000 और 5,000 ये हो गए आपके। तो 5,000 और 96,450 मिलाकर के 1,01,450 रुपए का आपका कैश का बैलेंस यहाँ पर टोटल आ गया। तो अब ये बैलेंस शीट आपकी मैच हो जाएगी इस तरह से। तो आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, जहां पर गुडविल दी है तो सबसे पहले गुडविल के लिए आपको एडजस्टमेंट करनी है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। उस गुडविल की एडजस्टमेंट करो पार्टनर्स में, जिसका जितना शेयर बनता है उसको उसमें डिस्ट्रीब्यूट करो। उसके बाद आप रिवैल्यूएशन है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को करो, और फिर बैलेंस शीट में चेक करो कोई रिजर्व्स बचे हुए हैं तो उनको ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो। उसके बाद ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद आपको कैपिटल निकालनी है। ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल क्या बनती है, और उसके हिसाब से देखेंगे तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी बनेगी। उतनी कैपिटल अगर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से नए पार्टनर की जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल उसको लेकर आनी है, वो बनेगी 76,450। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब देखना है कि आपको अब कैपिटल में एडजस्टमेंट करनी है नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर। वो कैसे करोगे? लास्ट पॉइंट है आपका। तो सबसे पहले समझो क्या करना है हमको। अब इस केस में अब आप क्या करोगे? देखो दो पार्टनर है आपके डी और ई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। 1 अप्रैल 2022 को नया पार्टनर एफ उनको ज्वाइन करता है 1/4 शेयर के लिए। तो अब यहाँ पर उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो उसको किससे मिल रहा है? डी से मिल रहा है। तो पूरा का पूरा सेक्रीफाइस अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट कौन कर रहा है? डी कर रहा है। आपके पास बैलेंस शीट है और कुछ इंफॉर्मेशन है। आपको क्या करना है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे सबसे पहले एडजस्टमेंट गुडविल के लिए।
तो गुडविल वो किससे ले रहा है? पूरी की सॉरी अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट वो किससे ले रहा है? जो नया पार्टनर आ रहा है एफ, वो पूरा का पूरा शेयर ऑफ प्रॉफिट अपना डी से ले रहा है, तो डी पूरा का पूरा शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसका नया शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ गया? 2/4। 3/4 में से 1/4 उसने सेक्रीफाइस किया, तो 2/4। अब नई रेशो आ गई है 2:1:1। क्लियर है? और सेक्रीफाइस किसने किया है? डी ने किया है, तो इसी के साथ ही आपको गुडविल की सारी ट्रांजैक्शन करनी है। क्या बनेगी? टोटल गुडविल आपकी फर्म की है 24,000, तो 1/4 शेयर गुडविल एफ का बनेगा 6,000 रुपए का, और ये पूरा का पूरा शेयर हम किसको देंगे? डी को देंगे। तो डी लेकर आ रहा है कैश 40,000 रुपए, कैपिटल के लिए 40,000 रुपए वो कैश लेकर आ रहा है, और वो एफ कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, जितनी वो कैपिटल लेकर आ रहा है उसके अकाउंट में हम इसको क्रेडिट करेंगे। उसके बाद जो उसका गुडविल का शेयर बनता है, जो कि अभी वो लाया नहीं है, तो उसके करंट अकाउंट को आप डेबिट करो 6,000 से, और डीज कैपिटल अकाउंट जिसको मिलना चाहिए, जिसने कंट्रीब्यूट किया है, उसके अकाउंट को आप क्रेडिट करो। साथ के साथ यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में आप ट्रांजैक्शंस को पोस्ट कर दो। ओपनिंग बैलेंस 1,70,000 दोनों के अकाउंट में, और जो कैश एफ लेकर आया कैपिटल के लिए 40,000, और गुडविल की एडजस्टमेंट के लिए हमने क्या किया? जो एफ का शेयर बनता है और डी ने उसके लिए सेक्रीफाइस किया, वो आप डी के अकाउंट में लिखो 6,000। तो ये गुडविल की एडजस्टमेंट हो गई। इसके बाद अब आप देखो बैलेंस शीट में आपके पास क्या है? यहाँ पर एफ की कैपिटल कितनी है? 40,000 रुपए वो लेकर आया है, तो उसके अकॉर्डिंग टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1,60,000। अगर 4 हिस्से में से एक हिस्सा 40,000 का है, तो टोटल मिलाकर के 4 हिस्सों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,60,000। और 1,60,000 के अकॉर्डिंग डी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? डी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? डी का शेयर ऑफ प्रॉफिट है 2/4, तो इसके अकॉर्डिंग उसकी कैपिटल होनी चाहिए 80,000। और इसी तरह से ई की कैपिटल 1/4 होनी चाहिए, वो है 40,000। लेकिन है कितनी, अब आपको ये चेक करनी है। तो ये सारी एडजस्टमेंट्स के बाद अब आप सारी और एडजस्टमेंट, ये जो जनरल रिजर्व का है वो भी डिस्ट्रीब्यूट करो। जनरल रिजर्व 32,000 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो 24,000 और 8,000 रुपए, ये अब आपने इनके अकाउंट में ऐड कर दिया। इसके बाद रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, तो इसके लिए आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 70,000 हो गई, 20,000 से बढ़ गई, तो आपको प्रॉफिट हुआ। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपका क्या है? वॉज फाउंड टू बी इन एक्सेस बाय 800 रुपए। मतलब कि अब आपको जो नया प्रोविजन बनाना है वो 3,000 नहीं 2,200 रुपए का बनाना है। तो 800 रुपए का एक तरह से आपको फायदा हुआ। आपने पहले जो प्रोविजन बनाया हुआ था उसको आप घटाना चाहते हो, घटा करके 2,200 करना चाहते हो, तो 800 रुपए आप यहाँ पर फायदा हो रहा है। तो इसलिए अब आप यहाँ पर 40,000 में से 2,200 रुपए माइनस करो, 37,800 रुपए आपके डेटर्स शो होंगे, और 800 रुपए का आपका प्रोविजन फॉर डेट्स कम हो गए, तो ये अब आप क्रेडिट साइड पर शो करो। क्रेडिटर्स अब आपके 2,000 से कम हो गए। यहाँ पर देखो, जो लाइबिलिटी थी क्रेडिटर्स की वो 2,000 की, अब आपको पे नहीं करनी, तो वो भी फायदा है, तो क्रेडिट साइड पर लिखो। इसके बाद अब यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट आ रहा है, क्रेडिटर्स अब आपके 52,000 के हो गए, तो प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उनके अकाउंट में अब आप इनको ट्रांसफर करो। अब सारी आपने एडजस्टमेंट्स कर लिए, सारी एडजस्टमेंट्स के बाद इनका क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है? 1,47,100 रुपए, और ई का आ रहा है 83,700 रुपए। यहाँ पर ये एडजस्टमेंट्स करने से पहले आपको क्या करना है? क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर निकालने के बाद यहाँ पर नीचे आपको ब्रॉट डाउन करने हैं। आफ्टर एडजस्टमेंट आपकी ये कैपिटल बनती है, ये कैपिटल बनती है, होनी क्या चाहिए? जो कि आपने कैलकुलेट की, डी की बनती है 80,000 रुपए, और उसकी उसने लगाया हुआ पैसा कितना है? 1,47,100 रुपए। तो उसने पैसा जितना एक्सेस लगाया हुआ है, 1,47,100 रुपए उसने लगाया हुआ है, होनी उसकी 80,000 चाहिए, तो 67,100 रुपए एक्सेस कैपिटल वो विथड्रॉ करेगा। क्या करेगा? विथड्रॉ करेगा। क्या यहाँ पर लिखा हुआ है? एक्सेस और शॉर्टफॉल इफ एनी टू बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। मतलब कि जो भी एक्सेस कैपिटल है उनके करंट अकाउंट में आपको ट्रांसफर करनी है। तो बाकी का 80,000 का बैलेंस छोड़ करके बाकी का बैलेंस हम डी के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे।
67,100 रुपए। इसी तरह से ई का बैलेंस ज्यादा है, कितना? उसकी कैपिटल होनी चाहिए, कितनी कैपिटल होनी चाहिए उसकी? 40,000, और है कितनी? 83,700 रुपए। तो 43,700 रुपए की इसकी कैपिटल भी ज्यादा है। तो जितनी जितनी एक्सेस कैपिटल थी प्रोपोर्शनेट से, वो बैलेंस हमने उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया। एंट्री क्या हुई? डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज करंट अकाउंट। आपने क्या किया? कैपिटल अकाउंट जो उनका जनरल था उससे निकाल के पैसा जो एक्सेस था उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, और ये भी क्रेडिट ही है। एंड में ये आपके क्लोजिंग बैलेंसेस आपके जो प्रोपोर्शनेट होने चाहिए उसके अकॉर्डिंग आ गए। अब आ रही आती है बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में आपके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस आ गए, और करंट अकाउंट के बैलेंसेस जो ओल्ड पार्टनर के बनते हैं वो दिखाए। और इसके बाद जो एफ का करंट अकाउंट, ये लिखना मत भूलना, जो उसको गुडविल के लिए 6,000 रुपए लाने थे वो आपने उसके करंट अकाउंट में डाले थे। मशीनरी आपकी 60,000। सारी एसेट्स लिखने के बाद रिवैल्यूएशन के बाद आपको चेक कर लेना है जो एसेट्स बच जाती है। स्टॉक आपका 15,000, और इन्वेस्टमेंट्स आपकी 50,000, और कैश आपका कितना हो जाएगा? 44,000। तो ये है। बाकी क्या है? बाकी 40,000 की वो कैपिटल भी तो लेकर आया है नया पार्टनर। तो नया पार्टनर 40,000 रुपए लेकर आया, तो आपका कैश का बैलेंस 84,000 हो गया। एंड में यहाँ पर आपकी बैलेंस शीट मैच कर गई। तो ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, पूरा चैप्टर रिकॉल हो गया होगा, एक एक पॉइंट समझ में आ गया होगा कि कैसे कैलकुलेशन करनी है हर क्वेश्चन में। मैं यही कहूंगी, जब भी कोई भी क्वेश्चन हो समझ नहीं आ रहा हो, तो स्टार्ट आप करना शुरू कर दो सिर्फ गुडविल की एडजस्टमेंट के लिए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना शुरू करो, क्योंकि आपको पता है अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो उसकी गुडविल की आपको एडजस्टमेंट करनी ही करनी है। गुडविल की एडजस्टमेंट के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो, उसके बाद गुडविल की एडजस्टमेंट वाली जर्नल एंट्रीज पास करो, साथ के साथ पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करो। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, उसका प्रॉफिट या लॉस निकालो, उसको ट्रांसफर करो, और बैलेंस शीट को फिर से एक बार चेक करो, रिजर्व्स हैं या प्रॉफिट्स हैं तो उनको भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो। कौन से पार्टनर्स? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। तो इस तरह से आप क्वेश्चन के एंड तक डेफिनेटली पहुंच ही जाओगे, कहीं पर भी मिस्टेक करने का चांस ही नहीं रहता, कोई चीज मिस करने का चांस ही नहीं रहता। तो आई होप ये अच्छा लगा होगा। मेरी ये वीडियो बनाने से आपको हेल्प मिल रही होगी पूरे चैप्टर को रिकॉल करने में, अच्छे से समझने में। तो मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के रिवीजन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।